हेलो हेलो हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? कैसे हो? सब फर्स्ट क्लास, सब बढ़िया, सब मज़ेदार, ठीक है। फिर से आपका स्वागत है। कहाँ पे स्वागत है बच्चों? जेई चैलेंजर्स पे स्वागत है बाय पीडब्ल्यू, ठीक है। मेरा नाम हेमंत सिंगल है और हम पढ़ने वाले हैं आज थर्ड लेक्चर, लेक्चर नंबर 3 ऑफ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर जेई एडवांस। दैट चैप्टर इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, एक्सटेंडेड बॉडी मोशन, ठीक है। जो भी हम कहें, जिसको भी हम कहें, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज तीसरे लेक्चर में भी हम वही तरह के सवाल करेंगे। हम कुछ जो रोलिंग के सवाल करेंगे। क्या क्या करने वाले हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ। हाँ, तुम क्या करेंगे कि रोलिंग के सवाल करेंगे, एंगुलर मोमेंटम के सवाल करेंगे, टॉर्क के सवाल करेंगे, मिक्स्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके अलावा नॉर्मल काइनेटिक्स पे बेसिस भी सवाल करेंगे और कुछ कुछ कोलिजन के सवाल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें आपकी पूरी मैकेनिक्स लगती है। मैकेनिक्स वन के कई बच्चे कह रहे थे कि हमें मिक्स्ड प्रॉब्लम चाहिए। तो रोटेशन में सारे कंसेप्ट आपके मिक्स हो ही जाते हैं और सारी चीज़ें लगती बहुत अच्छे से लगती है, ठीक है। और ये चैप्टर आपके आगे भी बहुत काम आता है। मेरा नाम हेमंत सिंगल है। मैंने 20 साल पहले जेई क्लियर करी थी और रैंक 62 थी मेरी उस समय। और अभी जो है मैं आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। इट इज़ माई गुड फॉर्चून, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं हम और इसको करते हैं। और पहला ही सवाल आपके लिए जो है आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। तो एक कुछ बच्चों ने कहा था कि भाई हमें आप सामने आए तो स्क्रीन के, तो सवाल ढंग से दिखता नहीं है। तो एक बार मैं सवाल पढ़ लेता हूँ और फिर मैं साइड में हो जाऊँगा, ताकि आप जो है को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। ये आज तक जिसको भी मैंने दिया किसी से फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ है। एंड पर आप इसको अटेम्प्ट जरूर करें। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो या हो जाए आप सॉल्यूशन देखें मैंने कैसे सॉल्व किया। बहुत सारे कंसेप्ट, एक्चुअली रोटेशन के, रोलिंग के सारे कंसेप्ट ही एक ही सवाल से आप सीख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सूडो फोर्स के कंसेप्ट भी आपको इस सवाल में लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें लगेगी, कंस्ट्रेंट लगेगा और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप इसका सॉल्यूशन बहुत ध्यान से, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ना। तो हमें कहा गया है रिंग हैज मास एम। तो हमारे पास एक रिंग है, दिस इज आवर रिंग, एंड रिंग का मास एम है। इट ऑल्सो हैज अ पॉइंट मास एम अटैच्ड एट इट्स बॉटम एज शोन। यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको एक पॉइंट मास अटैच कर रखा है रिंग पे, ठीक है। ऑफ मास एम, पॉइंट मास का भी मास एम। इनिशियली द रिंग इज रोलिंग, रिंग इनिशियली रोल कर रही है। एंड सेंटर हैज अ स्पीड ऑफ √5 g r। सेंटर की स्पीड बच्चों क्या है? √5 g r है। व्हेन द पॉइंट मास इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, मतलब रोल कर रही है और रोल करते करते यहाँ पे कहीं पे हमारा पॉइंट मास इस जगह आ गया है। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। हमें क्या निकालनी? नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन निकालनी है। कहीं भी किसी तरह की कोई स्लिपिंग नहीं है। वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी स्लिप, ठीक है। मैं फ्रेम के बाहर चले जाता हूँ। आपके सामने क्वेश्चन है, आप पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। और पॉज करके वीडियो अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं वापस देखते हैं, ठीक है बच्चों। कैन पॉज द वीडियो, ठीक है। आगे बढ़े। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। हमें ये कहा गया है ये जो पॉइंट मास जब ऊपर चला जाता है और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ जाता है, उसके बाद हमें क्या बतानी है? हमें उस समय नॉर्मल और फ्रिक्शन बताना है, ठीक है बच्चों। तो कोई भी सवाल हो इस तरह का, तो इसमें हमें कुछ चीज़ें, जैसे हम यहाँ पे आ गया, पता होनी चाहिए। जा रहा है, कहीं कोई स्लिपिंग नहीं है, देर इज नो स्लिपिंग एनी। तो नॉर्मल और फ्रिक्शन निकालना है हमें, ठीक है। क्या निकालना है बच्चों? नॉर्मल और फ्रिक्शन निकालना है। इस इंस्टेंट पे हमें क्या लिखनी होगी नॉर्मल और फ्रिक्शन के लिए? क्या लिखनी होगी हमें? बेसिकली ये लिखनी होगी, पहली चीज लिखनी होगी हमें फोर्स की इक्वेशन। नॉर्मल निकालना है तो ऑब्वियसली फोर्स की इक्वेशन किस में लिखनी होगी? वाई डायरेक्शन में। क्या लिखेंगे? एफ नेट इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू मास ऑफ द सिस्टम, एक्सीलरेशन, सेंटर ऑफ मास। तो इक्वेशन से होपफुली हमें नॉर्मल मिल जाएगा, ठीक है। पर इसमें दो वेरिएबल है, नॉर्मल और एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन। दूसरी इक्वेशन हमें किस में लिखनी होगी? इक्वेशन हमें लिखनी होगी एक्स में। अगर हमें फ्रिक्शन चाहिए, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन ओनली फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अलावा कुछ है नहीं, इक्वल्स टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऑब्वियसली हमारी सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन जो होगी, अभी तक हमारे पास चार वेरिएबल आ चुके हैं, ठीक है? अभी तक हमारे पास चार वेरिएबल आ चुके हैं, नॉर्मल फ्रिक्शन ए एक्स ए वाई।
तीसरी इक्वेशन जो होगी हम क्या लिखते हैं, टॉर्क इज आई अल्फा, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। ये हमारी चौथी इक्वेशन होती है। टॉर्क जो है हम अलग अलग पॉइंट के अबाउट लिख टॉर्क जो है हम अलग अलग पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं, ठीक है। किस पॉइंट के अबाउट लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, हम बहुत डिटेल में इस सवाल में पढ़ने वाले बच्चों, बहुत ध्यान से आप इसको पढ़ना। ठीक है? अभी भी हमारे पास वेरिएबल एक बढ़ चुका है अल्फा, और कुछ हुआ नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अभी भी और इक्वेशन चाहिए। चौथी इक्वेशन क्या होगी, कंस्ट्रेंट की। चौथी इक्वेशन हमारे पास किसकी आएगी बच्चों, कंस्ट्रेंट की। तो ये सारी इक्वेशन जब आप लिखोगे तो सॉल्व करोगे, आपको लगेगा कि क्या कर रहे हैं हम, इतना सारा हो जाता है, ठीक है। सीक्वेंस से करो, ध्यान से करो, धीरे धीरे करो बच्चों, डेफिनेटली हमारा आंसर आएगा। इस तरह से हमें इक्वेशंस इसकी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले जब इस पोजीशन पे पहुंच चुका है, इस समय हमें पता होना चाहिए क्या एंगुलर वेलोसिटी, क्या इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। क्यों पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे पहुंच चुका है, एंगुलर वेलोसिटी वगैरह जो होगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऐड करता है, ठीक है। तो इनिशियली सिस्टम जो थी हमारे पास, इनिशियली वेलोसिटी थी √5 सेंटर की। उस समय अगर हम उसका एनर्जी लिखें, इनिशियल एनर्जी लिखें, ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो कि वेलोसिटी √5 है, ठीक है। तो अगर हम इस सिस्टम की पूरी एनर्जी लिखें तो ये तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, तो इसकी कोई एनर्जी है नहीं। रिंग की एनर्जी हम काइनेटिक भी लिख सकते हैं, सॉरी ट्रांसलेशन काइनेटिक लिख सकते हैं और रोटेशनल काइनेटिक लिख सकते हैं, दोनों अलग अलग लिख सकते हैं। या फिर हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट एनर्जी सीधे, इस एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr² है। तो हमारी जो इनिशियल एनर्जी हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी, ठीक है। हमारी जो इनिशियल एनर्जी हो काइनेटिक एनर्जी हाफ 2mr²। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, पहले पॉइंट के अबाउट md² ऐड कर देंगे, इनटू ओमेगा²। ओमेगा क्या है हमारी, v/r। कितनी, r, और v 5r/r²। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 5 बचेगा। नंबर से मतलब होता है हमेशा बच्चों, वरना बाकी चीज़ें जो है, एनर्जी जो है ऑब्वियसली आपकी इसमें mg/r आएगा, कट कुटा के आपका जो आएगा m² आएगा, देख लेना यही आएगा, ठीक है, हमेशा यार। तो नंबर हमारे पास इनिशियली कितना है, 5। तो 5 हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब फाइनली मान लो ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारी रिंग के पास भी होगी और हमारे क्या कहता है ब्लॉक के पास भी होगी, ठीक है? अभी भी हम इसको निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट अगर हम देखें तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का भी होगा बच्चों, और इसका भी होगा। इसका यहाँ से डिस्टेंस जो है, इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है ये कितना है, दोनों के बीच, तो √2r है, ठीक है, ध्यान दो, √2r है, ठीक है। तो हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर सेंटर V से जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या कितना है, 2mr², क्या m/√r का स्क्वायर, 2mr², टोटल हो जाएगी 4mr²। तो हाफ टू 4mr² टू बाय r। या हम ओमेगा ही निकाल लेते हैं, ओमेगा और v एक ही बात है। क्या क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर कर सकते हैं, क्या हम इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर कर सकते हैं बच्चों, नहीं कर सकते। तो बताएगा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बीच में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ब्लॉक ऊपर गया है, ठीक है, हमारा ब्लॉक जो है ऊपर गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी बड़ी है। कितनी बड़ी है बच्चों उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारी बड़ी है mgr, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी उसकी बड़ी है, और कितनी बड़ी है, mgr, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 5 mgr इक्वल्स टू इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी कर लो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय ग्रेविटी, कुछ भी कर लो, कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी कर लो, जैसा भी आप निकालना चाहो, कान कहीं से भी पकड़ो, आंसर तो वही आना है, ठीक है। तो ये ऊपर गया है हमारा बच्चों, तो ये कितना हो गया, mgr, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, प्लस ये हमारी काइनेटिक एनर्जी विच इज 2mr² मेगा²। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो गया 4, ये हो गया 4
4 के बाद ये हो गया कितना, 2। ठीक है, तो हमारा ओमेगा स्क्वायर जो आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर जो आ रहा है, ये 2 का फैक्टर आ रहा है। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं हमारा ओमेगा जो है आएगा √2। के अलावा आप जो है डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए √g/r से मल्टीप्लाई, अगर वेलोसिटी की बात करें वो भी हो जाएगी √2। के बाद आप उससे ट्राई कर सकते हो, क्यों, क्योंकि v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है। v इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा आर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास कितना था, 4 था और ये 2 था, डिवाइड कर लो। इक्वेशन जो है आप डबल चेक करनी, जब भी आप एक चंक कर लो तो सारी चीज़ें डबल चेक कर लो। ये तो क्लियर था, 5 वाला तो क्लियर था। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसका 2 है, इसका 2 है, तो 4 हो गया, टोटल 2 हो गया। 5 में से गया 4, 4 में से 2 डिवाइड किया तो 2 बचा, तो ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर जो होगा वो आर या 2g/r होगा। ये हमारे पास आ गया। कंस्ट्रेंट इक्वेशन, कंस्ट्रेंट जो होगा वो ये होगा, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ऑब्वियसली प्योर रोलिंग के केस कंस्टेंट होता है, ये हमने निकाला v इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे सेंटर की वेलोसिटी है v थी, यहाँ पे हमने सेंटर की वेलोसिटी v मानी। सेंटर और सेंटर मास अलग अलग है। ये हमारा ज्योमेट्रिक सेंटर है, हमारा ये सेंटर ऑफ मास है, ये हमारा रोलिंग पॉइंट है जिसके बाद बॉडी रोल कर। ठीक है, तीनों पॉइंट की अलग अलग इंपॉर्टेंस है वो हम देखेंगे। सेंटर पॉइंट की अगर वेलोसिटी v है, सेंटर पॉइंट का अगर एक्सेलरेशन a है, a जो है मैं आगे की ओर मान लेता हूँ, ए एक्चुअली जो है पीछे की ओर आएगा, थोड़ी सी देर में देख लेंगे। पर ए अगर मैं आगे की ओर मान लेता हूँ, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है का मतलब ये पॉइंट का एक्सेलरेशन हमेशा ऊपर होगा प्योर रोलिंग के केस। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट इक्वेशन से सीधे बोल सकते ए इक्वल्स टू अल्फा आर। क्यों, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट की वेलोसिटी जी है, ये पॉइंट स्लाइड नहीं कर रहा है, पॉइंट ऊपर जाएगा, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। तो यहाँ पे करेंगे ए आर। ठीक, अब मैं ये भी बता देता हूँ यहीं पे ए का डायरेक्शन पीछे क्यों होगा। तो बच्चों, तो यहाँ ध्यान से देखो, ये ऊपर गया तो सिस्टम की वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी जो इनिशियली √5g/r थी, अभी √2g/r हो गई। जैसे जैसे ऊपर जाएगा प्योर रोलिंग में, सिस्टम की जो है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, ओमेगा कम होगा। ओमेगा जो है वो कम होने वाला है। अगर ओमेगा कम होने वाला है और इस तरफ रोटेट कर रहा है तो ओमेगा कम होगा, तो इसका मतलब अल्फा पीछे, अल्फा पीछे की तरफ है, तो अल्फा आर आगे की तरफ होगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे अल्फा का डायरेक्शन है, ए का डायरेक्शन। तो यहाँ पे अब हमें पता कर ही लिया है, सही से लिख लेते हैं, हमारे इस पॉइंट का एक्सेलरेशन की ओर और अल्फा का डायरेक्शन आगे की ओर। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अल्फा आर का डायरेक्शन होगा और ए का डायरेक्शन होगा, तो ये एक इक्वेशन हमने निकाल ली। ठीक है बच्चों, सबसे काम की चीज जो है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए सी एम का लिख लेते हैं, ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन हुई, पहली इक्वेशन, तो वाई डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स लग रहा है। वाई डायरेक्शन में हमारे पास सीधा सीधा ऊपर बल लग रहा है, का इधर एम जी लग रहा है, का इधर एम जी लग रहा है, क्या लग रहा है, सेंटर मास पे कितना लगा सकते हैं, 2m। यहाँ पे हम सेंटर मास पे कितना लगाते हैं, सिस्टम का मास 2m है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारी पहली इक्वेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2mg माइनस नॉर्मल ma। यहाँ पे सबसे पहली गलती, यहाँ पे मतलब अभी तक भी काफ़ी गलतियाँ हो चुकी होगी एनर्जी निकालने में, बट यहाँ पे आप बार बार वीडियो पॉज करके, अच्छा यहाँ तक मैच हो गया, अब आगे हम करते हैं, वो भी कर सकते हो। इक्वल्स टू सिस्टम का मास जो है एक्चुअली 2m ACM बाय, और सेंटर मास कहाँ पे है, ये है हमारा, दिस इज और सेंटर मास, इसके एक्सेलरेशन की। ठीक है, एक्स में इक्वेशन लिखते हैं, एक्स में इक्वेशन लिखते हैं, तो एक्स में हमारे पास जो फोर्स है, हमारे पास जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का डायरेक्शन एक्चुअली आगे होगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, आगे होगा। ठीक है,
क्या आप पीछे मान के सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। आपका फ्रिक्शन जो है नेगेटिव आएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक, पर हमें पता है फ्रिक्शन आगे की ओर क्यों होगा। फ्रिक्शन आगे की ओर क्योंकि ध्यान से देखो, अभी क्या है, बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है। हमारी जो बॉडी है प्योर रोलिंग कर रही है। अगर इस बॉडी को मैं ऐसे छोड़ दूं चिकने फर्श पे, अगर इस बॉडी को मैं ऐसे छोड़ दूं चिकने फर्श पे, तो क्या होगी? इस तरफ घूमेगी। ये वाला पॉइंट इधर जाएगा, ये वाला पॉइंट जो है किधर जाएगा? इधर जाने की कोशिश, अरे ये इधर घूमेगी। इस बॉडी पे फ्रिक्शन जो है पीछे की ओर लगेगा। आ रही बात समझ में? फ्रिक्शन। पर अभी क्या हो रहा है हमारे पास क्या है? ये जो बॉडी है, ये बॉडी आगे की तरफ घूम रही है, ऑलरेडी घूम रही है। v इक्वल्स टू ओमेगा आर है। हमारा क्या है? v इक्वल्स टू इस समय ओमेगा आर है। ये बॉडी आगे जाने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये ऊपर भी जाएगा और उसके अलावा ये पूरी बॉडी राइट में भी जाएगी। तो इस पॉइंट की जो टेंडेंसी है, इस पॉइंट की टेंडेंसी जो है किधर स्लिप होने की, ये अभी हम नहीं कह सकते। ये जो है हम वैसे देखें तो फ्रिक्शन पीछे की ओर होना चाहिए था, क्योंकि ये जो बॉडी इधर स्लाइड कर रही है। पर ये जो है इस बॉडी के जो डायमेंशन है अब कैसे चेंज हो रहे हैं, ये अभी हमें नहीं पता। तो इसके लिए हमें ए और अल्फा और ये सब चीज़ें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और जब आप निकालोगे, क्योंकि बॉडी के पास ओमेगा है, उसकी वजह से का फ्रिक्शन आगे की ओर आएगा। ठीक है, सिस्टम की एनर्जी चेंज हो रही है, सिस्टम की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, तो आप कहोगे कि भाई फ्रिक्शन आगे कैसे होगा? फ्रिक्शन आगे होगा तो बॉडी का मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, बॉडी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ रही है, तो फ्रिक्शन आगे कैसे होगा? बॉडी की हॉरिजॉन्टल बढ़ रही है पर एक्चुअली क्या हो रहा है? बाय डायरेक्शन में वर्टिकली वेलोसिटी कम हो रही है, ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रिक्शन अभी हमें कुल मिला के कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा। तो आगे मान लो सही आएगा, और गलत भी मानते हो तो भी यहाँ सवाल सॉल्व हो जाए। मैंने फ्रिक्शन आगे की ओर मान लिया, उसके बाद हमने उसकी इक्वेशन लिखते हैं बच्चों। अगर हम फ्रिक्शन की इक्वेशन लिखते हैं, हमारे पास है, तो ये जो है, यहाँ पे अगर हम फ्रिक्शन लिखते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स की, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक ही है। फोर्स क्या है? एक ही तो है। इसकी अगर हम इक्वेशन लिखें यहाँ पे, तो क्या होगी बच्चों? एफ एम ए सी एम डायरेक्शन। ठीक है, तो दो इक्वेशन हमने लिखी। कभी भी इस तरह का सवाल हो, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं? हमारे पास फोर्स की इक्वेशन लिखने का ऑप्शन होता है, हमारे पास कंस्टेंट लिखना होता है प्योर रोलिंग के केस में, और टॉर्क लिखना होता है। अब टॉर्क हम किस पॉइंट के अबाउट लिखें, ये जो है थोड़ा सा वो काम की चीज। ठीक है, टॉर्क हम किस पॉइंट के अबाउट लिखें? बच्चों टॉर्क हम किसी भी पॉइंट के, प्योर रोलिंग में हम टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट लिखते हैं। जब हमारे पास यूनिफॉर्म बॉडी होती है, जब हमारे पास यूनिफॉर्म बॉडी होती है, तो हम टॉर्क जो है जनरली किसके अबाउट लिखते हैं? यहाँ पे इस सेंटर के अबाउट, पॉइंट ई या पॉइंट पी के अबाउट लिखते हैं। पॉइंट पी के अबाउट क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें फ्रिक्शन और नॉर्मल का टॉर्क यहाँ पे जीरो है। पॉइंट सी के अबाउट क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो ऑब्वियसली बॉडी का सेंटर ऑफ मास और ज्योमेट्रिक सेंटर है। अब हमारे पास इस केस में, इस केस में हमारे पास जो है 3 पॉइंट, पॉइंट पी, पॉइंट पी से नॉर्मल और फ्रिक्शन का जीरो हो जाएगा, और ये है हमारे पास ज्योमेट्रिक सेंटर, ये हमारे पास सेंटर ऑफ। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, काम की चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ। अब क्या इसके अबाउट लिख सकते हो? सेंटर ऑफ मास के अबाउट बिल्कुल लिख सकते हो। क्या आप ज्योमेट्रिक सेंटर के अबाउट लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। क्या, और क्या आप पॉइंट पी के अबाउट भी लिख सकते हो? पर जब आप सेंटर ऑफ मास के अलावा कोई भी पॉइंट चूज करते हो बच्चों, तो क्या करना होगा आपको? उसका बेसिकली क्या करना होगा कि सूडो फोर्स का भी टॉर्क लिखना। अब आप कहोगे कि अभी तक तो नहीं लिखते थे सूडो फोर्स का टॉर्क, हम अभी तक तो नहीं लिखते थे, तो वो क्यों नहीं लिखते थे वो मैं अभी बता दूंगा आपको, कि वो टॉर्क जो होता है जीरो हो जाता है। पर यहाँ पे वो टॉर्क जीरो, कब जीरो होता है कब जीरो नहीं होता है, कैसे इक्वेशन लिखते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम टॉर्क की इक्वेशन लिखना। तो लिखें टॉर्क की इक्वेशन। यहाँ पे हम टॉर्क की इक्वेशन आगे वाले चले जाते हैं, पेज बना लेते, शेप बना लेते हैं। वी आर गोइंग टू मेक और यहाँ पे
प्रॉपर इसको बना के यहाँ पे हमारे पास लग रहा है, बस फ्रिक्शन लग रहा है रिंग का mg, मास का mg मिला के यहाँ पे हमारे पास 3 ही फोर्स लग रहे हैं, फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं है। टॉर्क इक्वेशन में हमें मजा आने वाला है। किसके अबाउट लिख सकता हूँ, किसी के भी अबाउट लिख। सबसे पहले मैं पॉइंट पी के अबाउट लिख। तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट पी जो है, अगर उसके अबाउट आपको टॉर्क लिखना है, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है, और अगर वो खुद खुद एक्सिलरेटेड है, पॉइंट पी जो है एक्चुअली क्या है, खुद एक्सिलरेटेड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू अप्लाई सूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगाना पड़ेगा, और अगर उसका टॉर्क आएगा तो आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें पॉइंट पी का, पॉइंट पी जो है वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, पॉइंट पी जो है एक्चुअली क्या जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड जाता है, इसमें होता है। और इसका जो एक्सिलरेशन होता है वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन, होता है ओमेगा स्क्वायर। का एक्सिलरेशन कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। इसकी वजह से अगर हमारे पास यूनिफॉर्म बॉडी है बच्चों, इफ वी हैव ए यूनिफॉर्म बॉडी, तो हम क्या करते हैं, उसका सूडो फोर्स लगाते हैं सेंटर पे, सेंटर पे सूडो फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर लगाता है, और वो खुद ही पॉइंट पी पास होता है। उसका टॉर्क जीरो होता है, इसलिए हमें कभी सूडो फोर्स की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस सवाल में जब आप नॉन यूनिफॉर्म बॉडी के साथ काम कर रहे हो, यहाँ पे क्या होगा, इसका सूडो फोर्स कितना लगेगा, 2m का स्क्वायर आर। बॉडी का मास 2m है, यहाँ पे ध्यान रखना है। और वो लगेगा तो उसका क्या लगेगा बच्चों, टॉर्क भी लगेगा। क्या लगेगा, टॉर्क भी लगेगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन यहाँ से पास हो रही है। फ्रिक्शन नॉर्मल का जीरो हो गया, और अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो 2mg का हमारे पास टॉर्क लगेगा, और हमारे पास लगेगा 2m ओमेगा स्क्वायर आर का टॉर्क, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस r बाय। तो हम वी आर रेडी टू राइट दिस इक्वेशन। हमारी थर्ड इक्वेशन, हमारे पास किसका टॉर्क लग रहा है बच्चों, अल्फा पीछे की ओर आया था, तो टॉर्क लग रहा है mg इंटू r/2। सही लिखे, सही लिखे, नहीं गलत लिखे। क्या गलत लिखे, मास क्या है, 2m, 2m मास है उसका, 2mg इंटू r/2 इंटू 2m टू मेगा स्क्वायर आर। तो ये अगर हम पॉइंट पी के अबाउट इक्वेशन, दिस विल बी द करेक्ट टॉर्क, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू आई अल्फा। आई हमने अभी निकाला था, कितना निकाला था, 4mr²। जब हमने एनर्जी की लिखी थी ना बच्चों, बहुत देर हो गई, और जब हमने एनर्जी की इक्वेशन लिखी थी तो हमने उसका टॉर्क निकाला था, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था 4mr²। ठीक है, तो यहाँ पे 4mr² इंटू एक इक्वेशन हम निकाल चुके हैं, ए इक्वल्स टू अल्फा आर इज एक्सेलरेशन ऑफ ज्योमेट्रिक सेंटर। तो ये हमने टॉर्क की इक्वेशन, हमने फोर्स की लिख ली, हमने टॉर्क की लिख ली। क्या हम टॉर्क की किसी और की भी पॉइंट के अबाउट लिख सकते थे, क्या हम ज्योमेट्रिक सेंटर के अबाउट लिख सकते थे, सेंटर मास के अबाउट लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते, लिखते हैं। अब हमने कहा है तो हम लिखते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो सूडो फोर्स इसी तो हट जाएगा। अब हम किसके बाद बात करें, बात करें पॉइंट सी के अबाउट, नॉर्मल का टॉर्क जीरो होगा, जा रहा है, फ्रिक्शन का टॉर्क होगा, mg का टॉर्क होगा। पॉइंट सी का एक्सेलरेशन, अभी जैसे कि मैंने बताया था, पॉइंट सी का एक्सेलरेशन जो भी आया था, ठीक है। तो अगर पॉइंट सी का एक्सेलरेशन पीछे की ओर आया था, तो उसकी वजह से सेंटर पर जो सूडो फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, 2m इंटू ये आगे की ओर, वो पॉइंट सी से पास हो रहा है। सूडो फोर्स का टॉर्क इस केस में जी। आ रही बात समझ में, तो ये हमारा पॉइंट सी का एक्सेलरेशन पीछे या आगे, इट डजेंट मैटर, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। उस पर जो सूडो फोर्स लगेगा वो एम ए यहीं लगेगा। इसका टॉर्क जो फोर्स की लाइन जो है सेंटर से ही पास होगी, तो इसका सूडो फोर्स हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम सूडो फोर्स की चिंता ना करें, पॉइंट सी के अबाउट जो टॉर्क होगा 2mg का होगा और फ्रिक्शन का होगा। ठीक है, दोनों का टॉर्क जो होगा अपोजिट होगा, और
हमारा जो है बॉडी का जो है यार इस तरफ है। पॉइंट सी के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क जो है अपोजिट डायरेक्शन में, पर वो कितना है, कम है। तो हम इक्वेशन लिखें तो हमारी इक्वेशन जो हो जाएगी, अगर हम लिखना चाहें, ठीक है, तो हो जाएगी हमारे पास बॉडी का मास 2 mg इंटू आर बाय 2। ये टॉर्क हमारा क्या होगा, वेट की वजह से होगा। फ्रिक्शन का टॉर्क अपोजिट होगा, एफ इंटू आर। दिस इज इक्वल टू पॉइंट सी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालते हो तो रिंग का तो एम आर स्क्वायर हो जाएगा, पॉइंट का भी एम आर स्क्वायर, सारा मास इससे आर डिस्टेंस, पॉइंट मास भी आर डिस्टेंस, क्या हो जाएगा 2m r² इंटू। के अलावा क्या हम सेंटर मास के अबाउट भी लिख सकते हैं, सेंटर मास के अबाउट भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेंटर मास है, 2 mg का तो जीरो हो जाएगा, सूडो फोर्स सेंटर मास पे लगता है उसका भी जीरो हो जाएगा। इसका आएगा, नॉर्मल का आएगा और फ्रिक्शन का आएगा। इसका आएगा हमारे पास, नॉर्मल का आएगा और फ्रिक्शन का आएगा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमने पीछे माना था, ठीक है, आगे माना था, मैंने यहाँ पे पीछे, डजंट मैटर, तो हम क्या आगे कर लेते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर हमने फ्रिक्शन को आगे किया, ध्यान दो, अगर हमने फ्रिक्शन को आगे कर लिया तो पी के अबाउट तो टॉर्क में कोई फर्क नहीं पड़ा, पी के अबाउट टॉर्क में 2 mg और फ्रिक्शन का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने कहा था माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा नेगेटिव आ जाता। पर अब हम तो सही लेके चलते, तो फ्रिक्शन हमने आगे ले लिया, हमारे पास टॉर्क जो है सेंटर के अबाउट 2 mg, फ्रिक्शन का टॉर्क आ गया। अब हम सेंटर के अबाउट टॉर्क देख रहे हैं, सेंटर के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क होगा और फ्रिक्शन का टॉर्क होगा। नॉर्मल का डिस्टेंस r बाय 2 है, फ्रिक्शन का डिस्टेंस r है। तो वी आर डन। तो हम लिख लेते हैं टॉर्क किसका, n इंटू आर प्लस r बाय 2 प्लस f इंटू आर इक्वल्स टू ICM। बच्चों ICM निकालना है, क्या अबाउट कितना है 2 mr², मतलब mr² से मतलब ये डिस्टेंस कितना है r बाय 2। तो I बराबर क्या होता है ICM प्लस md²। तो ICM कितना होता है, I माइनस बॉडी का मास 2m इन r बाय 2 का कितना हो जाएगा, I कितना है 2 माइनस 1/2 r²। दिस होल थिंग इज 3/2 r²। इसका हम क्या लिख लेते हैं 3/2 अल्फा। ठीक है बच्चों, 5 इक्वेशन होगी हमारे पास। इक्वेशन कितनी होगी 5, हमें एक्चुअली चाहिए ना फ्रिक्शन नॉर्मल, ठीक है। तो क्या ये सवाल हम सिर्फ फोर्स की इक्वेशन और एक टॉर्क की इक्वेशन लिख के कर सकते, पर यही सवाल जो है हम सारी टॉर्क की इक्वेशन लिख के भी सॉल्व कर सकते। वी कैन जस्ट राइट टॉर्क इक्वेशन, फोर्स की इक्वेशन हम भूल जाएं, उसके बाद भी ये सवाल जो होता है बच्चों हमसे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो इसको करें जल्दी से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको इस जगह ले लेता हूँ, भेजा वो अवे चला गया। यहाँ पे अगर मैं पहली इक्वेशन में हमें ओमेगा डालना होगा, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली थी बच्चों, ओमेगा की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली थी रूट, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी T/r। तो डायमेंशनली सही करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो यहाँ से आएगा हमारे पास 1, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास आएगा ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, और ये कितना है 2m ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हमने जो है छोटी सी गलती करी है, क्या किया है, छोटी सी गलती करी है। क्या गलती करी है बच्चों, ये हमने फोर्स लिख दी, यहाँ पे हमने लिखा है टॉर्क, यहाँ पे हमने लिख दिया फोर्स। ओमेगा स्क्वायर आर उसका एक्सीलरेशन है, 2m इंटू ओमेगा स्क्वायर फोर्स है, इंटू आर बाय 2, आर बाय 2, ये हमारा टॉर्क हो गया। तो अगर अब इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा, यहाँ से 4 है, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से हमें 1 मिलेगा, ये कट जाएगा, यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 4, इस तरफ टोटल कितना, यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे हमें कितना मिला, ओमेगा स्क्वायर से 2 आएगा, 1 + 2 कितना हो गया 3, और इधर कितना है 4।
अल्फा कितना हो गया हमारा 3/4 अप्रोप्रिएट नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे अप्रोप्रिएट टर्म्स, 3/4 एक्सेलरेशन होता है जी के टर्म्स में, तो अल्फा किसके टर्म में होगा, यार यार। तो ये हमारा अल्फा आ गया। इस अल्फा की वैल्यू अगर हम सेकंड इक्वेशन में डालें, अल्फा की वैल्यू अगर हम सेकंड इक्वेशन में डालें तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्रिक्शन मिल जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी, 3/4, अल्फा की वैल्यू कितनी 3/4, 3/4 इंटू 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ से 3/2, 3/2 में से माइनस कर देंगे, इधर कितना 1 mgr। नंबर नंबर से मतलब, हमें किस चीज़ से मतलब है, हमेशा नंबर से मतलब। यहाँ से मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा 3/2, 3/2 माइनस 1 करेंगे, यहाँ से हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी हाफ। 3/2 माइनस 1 होता है हाफ, इसकी टर्म में होगा फ्रिक्शन mg। सवाल सॉल्व हो गया। ये वाले सवाल को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमें अल्फा मिलेगा, अल्फा है 3/4, ये कितना हो गया 9/8, हो गया ये 9/8, और ये हाफ, 9/8 में से हाफ गया, 9/8 में से हमने हाफ चला दिया, ठीक है? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको nr/2 प्लस एफ आर इक्वल टू 3/2 mr², इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास nr/2 प्लस एफ आर, ये है mg/2 r। सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, सिर्फ नंबर मैटर करता है, इक्वल्स टू 3/2 mr² तो अल्फा, अल्फा जो है अगेन 3/4, ये सारे नंबर्स, ओनली वी मेट केयर अबाउट नंबर। यहाँ से हमारे पास नॉर्मल आ जाएगा, सारा आर कट जाएगा, सारा आर कट जाएगा, ठीक है। ये आर, आर से कट गया, वहाँ से आया पापा 9/8, 9/8 में से जब हम ये माइनस करेंगे 1/2, हमारे पास आ जाएगा 9/8 माइनस 1/2 बचेगा। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 को लिख सकते हैं 4/8, 5/8, 5/4 mg क्या बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है बच्चों। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ और। ये एक सवाल जो है, ये जो सवाल है तो हमने कैसे कैसे किया है ये अभी हम देखते हैं। तो क्या यहाँ पे हम फोर्स की इक्वेशन यूज नहीं करी, जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं थी। मैं 3 टॉर्क की लिखी, एक टॉर्क के लिख के क्या हम फोर्स की यूज कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। फोर्स की इक्वेशन से भी हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। फोर्स की इक्वेशन जो है हम चीज़ों की वैल्यू डाल लेते हैं, यहाँ पे 2mg माइनस, उसकी इक्वेशन वापस इसको पढ़ते हैं, 2mg, इसकी इक्वेशन हमने लिखी थी 2mg माइनस n 2m इंटू वाई डायरेक्शन। तो एसीएम की वैल्यू क्या है, इस पे हम ध्यान देते हैं। तो देखो बच्चों, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो है था पीछे की तरफ है, ये अल्फा आर आगे की तरफ है, एक्सेलरेशन की तरफ। और अगर हमें एसीएम निकालना है, ये हमारा जो सेंटर ऑफ मास है, तो इस सेंटर ऑफ मास ध्यान से देखो बच्चों, वाई डायरेक्शन में हमें निकालना है। ये बॉडी जो है प्योर रोलिंग कर, ये जो है होगा, कहाँ चले गए, इधर आओ, हाँ। बॉडी जो है हमारी क्या कर रही, प्योर रोलिंग कर रही। प्योर रोलिंग के केस में, प्योर रोलिंग के केस में जो होता है हमारे पास मास का, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छा ध्यान रहे। कोई भी अगर पॉइंट हो प्योर रोलिंग के केस, मास होना जरूरी, उसका एक्सेलरेशन, सेंटर का एक्सेलरेशन ए है, जैसे उसको एक्सेलरेशन ए पीछे, ठीक है। इसके अलावा ये सेंटर के अबाउट, सेंटर की फ्रेम में रोटेट कर रहा है,
सेंटर की फ्रेम में इसका एक्सीलरेशन इधर का ओमेगा स्क्वायर, हमारे केस में r/2 है। उसके अलावा इसका एक्सीलरेशन अल्फा है, अल्फा की वजह से इसको एक्सीलरेशन मिलेगा। ये हमारी किसी भी पॉइंट का एक्सीलरेशन। अगर हम कोई दूसरा पॉइंट भी ले, मान लो ये पॉइंट ले लेते, ये पॉइंट ले लेते, इस पॉइंट का एक्सीलरेशन, सेंटर मास का ज्योमेट्रिक सेंटर का एक्सीलरेशन ये पीछे ये होगा। इस डायरेक्शन में मान लो इसका डिस्टेंस स्मॉल आर है, ओमेगा स्क्वायर आर होगा एक्सीलरेशन। सेंटर ज्योमेट्रिक सेंटर के अबाउट घूम रहा है, और उसके अलावा चूंकि अल्फा पीछे की ओर है, फिर इसका आर हो। तो हम किसी भी पॉइंट का एक्सीलरेशन कॉम्बिनेशन, ये पॉइंट अगर लें तो ए इधर होगा, फिर ओमेगा स्क्वायर आर होगा, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट हो उसका हम इस एक्सीलरेशन जो है इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हमारे सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना है, अल्फा इंटू r/2। तो अगर हम इसमें वैल्यू डालें तो 2mg माइनस एन हमने कितना निकाला था, 5/4 mg इक्वल्स टू 2m इंटू अल्फा इंटू r/2। अल्फा कितना था, नंबर से मतलब होता है, बाकी सब डायमेंशन आप सही लिख लेना। और कितना था, 3/4, 3/4 टू g/r टू अल्फा इंटू r/2, ठीक है, अल्फा इंटू r/2। एसीएम बस अल्फा टू r/2। क्या इक्वेशन सही बैठ रही है? तो ये हो गया इधर 3/4 mg, इधर कितना हो गया, इधर भी हो गया 3/4, ठीक है। तो इस इक्वेशन का यूज करके बच्चों, इस इक्वेशन का यूज करके हम क्या कर सकते थे, इस इक्वेशन में हमारा अल्फा की वैल्यू डाल के ये करके सीधा एन निकाल सकते थे, ठीक है। तो जो एन हमने उससे निकाला है, सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क की इक्वेशन निकाला है, वो हम फोर्स की इक्वेशन से भी निकाल सकते थे, ठीक है। क्योंकि एक 3 टॉर्क की इक्वेशन और 2 फोर्स की इक्वेशन, इसका मतलब नहीं हमारे पास ढेर सारी इक्वेशन है, वो इक्वेशन आपस में ही निकलती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली आपको अगर अलग अलग पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना पड़े तो वो टॉर्क हम कैसे निकालते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं ये हम यहाँ पे हमने सीखा है, ठीक है। अब फोर्स की दूसरी इक्वेशन यूज करें। फोर्स की दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन जो था हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ एक्सीलरेशन देता है, तो विच वाज F इज इक्वल टू 2m इंटू ACM इन x डायरेक्शन, ठीक है। ये भी चेक कर लेते हैं। अगर हमें ये पता है तो हम बाकी चीज निकाल सकते हैं। ओमेगा हमें पता थी, ठीक है। ए हमें पता था, ए कितना अल्फा आर है। ओमेगा हमें पता थी और ए हमें अल्फा आर पता था, तो हम फ्रिक्शन सीधे सीधे फोर्स से भी निकाल सकते थे, बट हमने एक्स्ट्रा टॉर्क की इक्वेशन लिखी, ठीक है। तो कर लेते हैं। तो फ्रिक्शन हमने निकाला था, चेक कर लेते हैं हमने सही लिखी कि नहीं। mg/2 इक्वल्स टू, सही नहीं लिखी तो कोई बात नहीं, तो सही करेंगे, इक्वल्स टू 2m इंटू, अरे अरे अरे, ये एक मच्छर ने नेक्स्ट पेज लगा दिया। मच्छर आके स्क्रीन पे बैठा, फॉरवर्ड एरो पे नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया। एसीएम, एसीएम कितना है हमारा, ओमेगा स्क्वायर r/2। ओमेगा स्क्वायर कितना था, ओमेगा स्क्वायर कितना था बच्चों, ओमेगा स्क्वायर था 2, ठीक है। 2 इंटू अप्रोप्रिएट टर्म्स, तो g/r इंटू r/2 माइनस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना, अल्फा आर, अल्फा की वैल्यू है 3/4 g/r इंटू आर। अगेन हमें सिर्फ नंबर से मतलब है, बाकी सब टर्म सही हो जाती है, ठीक। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इधर बचता है mg/2 और इधर है 1 माइनस 3/4 इज 1/4 इंटू 2 इज 1/2, ठीक है। तो फ्रिक्शन भी हम बच्चों इस तरह से फोर्स की इक्वेशन से निकाल सकते थे, ठीक है। पर इक्वेशन सही से लिखना, उसको सही से सॉल्व करना, उसको पूरा समझना अच्छे से, ये हमें आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से देख लेते हैं हमारा सवाल शुरू से। इस सवाल को हम क्या करते हैं, एक बार अच्छे से रिकैप करते हैं।
ठीक है। तो हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि वी हैव अ रिंग, एक रिंग जो है वो इनिशियली इस तरह से है, जहां इसके पास पॉइंट मास है नीचे की ओर। ठीक है बच्चों, प्योर रोलिंग करते हुए रिंग ऐसे चली जाती है और इसके पास इनिशियल कुछ वेलोसिटी है। प्योर रोलिंग करते हुए रिंग जो है इस तरह से हो जाती है। ठीक है, इस समय हमें फ्रिक्शन और नॉर्मल निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमने इनिशियल एनर्जी निकाल ली, हमने फाइनल एनर्जी निकाल ली, उन दोनों का डिफरेंस जो है हमने पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर कर दिया। इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी चेंज प्लस फाइनल एनर्जी। तो उससे हमने क्या कर दी, फाइनल हमारी वेलोसिटी और ओमेगा जो भी थी निकाल दी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमें पता पड़ गया इस समय इसकी क्या वेलोसिटी है। ठीक है, अब हमें निकालना था नॉर्मल और फ्रिक्शन। तो हमने क्या किया, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन लिखनी होगी। नेट फोर्स एसीएम, नेट फोर्स एसीएम एक्स में और ये वाई में, हमें इक्वेशन लिखी एक्स में वाई में। उसके अलावा हमने लिखी टॉर्क की इक्वेशन। उसके अलावा हमें चाहिए कंस्टेंट। कंस्टेंट क्या है? ए इक्वल्स टू अल्फा आर। अल्फा आर आगे की ओर है तो ए पीछे की ओर होगा और ए इक्वल्स टू अल्फा आर होगा। फ्रिक्शन आगे की ओर, ज्योमेट्रिक सेंटर का एक्सेलरेशन पीछे की ओर है, फ्रिक्शन आगे की ओर है, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन आगे की ओर है। सेंटर ऑफ मास की जो है एक्स में स्पीड बढ़ रही है, ऑब्वियसली ऊपर जा रहा है, वाई में घट रही है, ओवरऑल उसकी काइनेटिक एनर्जी घट रही है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें लिखनी थी। ठीक है, तो हमने वाई में इक्वेशन लिख ली, एक्स में इक्वेशन लिखी, फिर हमने टॉर्क लिखी, टॉर्क इक्वेशन। टॉर्क इक्वेशन पहली हमने लिखी किसके अबाउट, ये किसके अबाउट लिखी, पॉइंट पी के अबाउट। फिर हमने लिखी ज्योमेट्रिक सेंटर के अबाउट, फिर हमने लिखी सेंटर ऑफ मास की। तो हमने देखा कि हमें जो है फोर्स की इक्वेशंस की जरूरत नहीं है। जैसे हमने पॉइंट पी के अबाउट इक्वेशन लिखी तो उसमें हमें सिर्फ एक अल्फा की टर्म थी, तो हमें सीधे सीधे अल्फा मिल गया। ठीक है बच्चों, लेकिन एक चीज हमने देखी, बॉडी जो है नॉन यूनिफॉर्म है। अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म है तो पॉइंट पी के अबाउट हम इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट पी का एक्सेलरेशन ऊपर है तो हमें नीचे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा 2m ओमेगा स्क्वायर टू आर। ठीक है, हमें क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा नीचे की ओर। कितना फोर्स है, कितना फोर्स है हमारे पास, बॉडी का मास इनटू इसका एक्सेलरेशन, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की होगा 2m ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, फिर भी हमने एक गलती करी थी उसमें, 2m ओमेगा स्क्वायर आर में गलती करी थी, ये r/2 हमने छोड़ दिया था। दिस इज इक्वल्स टू सेंटर मास। इसको हमने सही से सॉल्व किया तो हमें अल्फा आ गया। ठीक है, फिर हमने लिखी ज्योमेट्रिक सेंटर के अबाउट इक्वेशन। उसमें जो सूडो फोर्स है इसका एक्सेलरेशन पीछे की ओर, अल्फा आर आगे की ओर, एक्सेलरेशन पीछे की ओर, सूडो फोर्स उसी के थ्रू जा रहा है तो उसकी हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। उसमें mg का टॉर्क होगा, फ्रिक्शन का टॉर्क होगा, उसको हमने अल्फा के बराबर कर दिया तो उससे हमें फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर हमने फाइनली इक्वेशन लिखी सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इक्वेशन लिखी तो उससे हमें नॉर्मल की वैल्यू आ गई। फिर हमने फोर्स की इक्वेशन छोड़ दी थी तो हमें लगा कि यार इनको क्या बुरा लग रहा होगा, तो हमने फोर्स की इक्वेशन लिखी। कोई भी पॉइंट होता है इस तरह के सिस्टम में, ठीक है बच्चों, कोई भी पॉइंट होता है जब सेंटर मास का एक्सिलरेशन ज्योमेट्रिक बिल्कुल जो तुम्हारे सेंटर का एक्सीलरेशन इधर ए है, ठीक है, और इधर अल्फा है, ठीक है, इस पॉइंट का एक्सीलरेशन इधर ए होगा। ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर अल्फा होगा, इस लाइन के पैरेलल ओमेगा स्क्वायर, और इनके बीच का डिस्टेंस आर है। अगर ये डिस्टेंस आर है तो इन तीनों का रिजल्टेंट होगा। तो हमारे सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन जो होगा, क्योंकि इधर अल्फा है उसकी वजह से अल्फा इंटू स्मॉल आर विच इज़ r/2, सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर इंटू r/2। ठीक है, और सेंटर का एक्सेलरेशन पीछे अल्फा है तो इसलिए अल्फा होगा। ठीक है, आर आर आर, दिस इज, ये क्या होगा, इधर अल्फा इंटू स्मॉल आर। ठीक, तो ये सारा एक्सेलरेशन हो गया। तो वर्टिकल में एक्सेलरेशन अल्फा r/2 आया, तो 2mg माइनस नॉर्मल की वैल्यू अगर हम इससे निकालते तो यही आती, क्योंकि हमने निकाला तो दोनों तरफ बराबर आ गया। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन फ्रिक्शन आगे तो r/2, देखो फ्रिक्शन जो है हमारा आगे ही आया है तो ये नेगेटिव आ जाता है, ओमेगा स्क्वायर r/2 माइनस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू अल्फा। तो हमने पहले निकाल भी लिया, निकालने के बाद उसको एक्स्ट्रा इक्वेशंस के साथ वेरीफाई भी कर लिया कि हमने सब कुछ सही किया है। ठीक है बच्चों,
समय लगा सवाल में, बिल्कुल समय लगा, बहुत अच्छा, ज़्यादा समय लगा। ऑब्वियसली एग्जाम हॉल में मैं इसको बहुत थोड़ा सा इसको तेज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। बट ये क्वेश्चन जो है उसके लिए नहीं था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जैक्टली आएगा एडवांस में। ये क्वेश्चन आपको इसलिए कराया गया था कि इस तरह की कंडीशन जो है, जो सारे इसमें कंसेप्ट एक साथ आपको दिखाई दे, ठीक है। हमने यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ किया, यहाँ पे हमने उसका यूज़ किया, कंस्टेंट मोशन का यूज़ किया। यहाँ पे हमने किसका फोर्स यूज़ किया, सूडो फोर्स का यूज़ किया। यहाँ हमने एक्सिलरेशन कैसे कंबाइन होता है रोलिंग में किसी भी पॉइंट का, उसका यूज़ किया। यहाँ पे हमने जो है टॉर्क लगाया अलग अलग पॉइंट के अबाउट, उसमें सूडो फोर्स का यूज़ किया है, ठीक है। और सेंटर के अबाउट टॉर्क कैसे लगता है, बहुत सारे नए नए कंसेप्ट सीखे हैं। चीज़ों को डबल वेरीफाई कैसे करते हैं वो देखा है, ठीक है। नंबर मैटर करता है, कितना चीज़ इसमें इस सवाल में हमने सीखी है। होपफुली आप यही सवाल को एक दो बार और करें, तीन बार करें, चार बार करें, और आप इसको परफेक्टली कर पाए। और जैसे आप इसको परफेक्टली कर पाएंगे कि रोलिंग, जो कि ऑब्वियसली रोटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, रोलिंग फर्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड, ठीक है। तो रोलिंग के सवाल जो होंगे उसके बाद आपको होपफुली कभी भी परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस सवाल को हाथ से करिए, दो बार करिए, तीन बार करिए, जब तक आंसर मैच नहीं कर जाता। मेरे साथ फिर सॉल्यूशन वॉक थ्रू देखिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या था, बॉडी का मास भी एम नहीं था, बॉडी का मास 2m था, ठीक है। तो वहाँ पे भी बहुत बार दिक्कत आती है, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कई बार कई तरह से सीखने को मिलेगी। तो ये सवाल जो है आई होप कि आप बहुत अच्छे से करें, बार बार करें, सीखें और समझें और आगे बढ़ें, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, ठीक है बच्चों। सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ मैनी यूजफुल मशीन्स कैन बी रिड्यूस्ड इन इट्स एसेंशियल टू दैट ऑफ द 4 बार लिंकेज एज शोन, ठीक है। तो लेखक क्या कर रहा है, बेसिकली लेखक जो है बताने की कोशिश कर रहा है कि उसको बहुत कुछ आता है, तो सिलेबस के बाहर बहुत कुछ आता है। वो बता रहा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स मशीन हो उसको, मैकेनिज्म को हम 4 बार में रिड्यूस कर सकते हैं, इट कैन बी रिड्यूस टू 4 बार, ठीक है। मान लिया यार, हमको कौन सी तुमसे दिक्कत है, ठीक है। तो इन द पर्टिकुलर एग्जाम्पल शोन, लिंक 1 इज 2 मीटर्स लॉन्ग, पहला लिंक जो है 2 मीटर लंबा है, ठीक है। लिंक 4 इज 5 मीटर लॉन्ग, ये जो है लिंक 5 मीटर है। लिंक 1 हैज अ काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब ये होता है, ये होता है, इस साइड होता है ना, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 8 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। दिस इज 8 रेडियन पर सेकंड एट द इंस्टेंस व्हेन लिंक 2 इज हॉरिजॉन्टल, लिंक 2 जो है हॉरिजॉन्टल है। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक 2, ठीक है। लिंक 2 की एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, ठीक है बच्चों। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं फ्रेम से हट जाता हूँ 2 सेकंड के लिए। तो ये रहा सवाल। यूजफुल मशीन्स का मैकेनिज्म हमें 4 बार में रिड्यूस जाता है, पर चौथी बार तो दोनों हिंजेस के बीच में फिक्स्ड है, सो इट डजेंट रियली मैटर, ठीक है। तो बता रहा है जो लिखा, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। लिंक 1 की लंबाई दी है, एंगल्स दिए 3753, लिंक 4 की लंबाई 5 मीटर दी है, एंगुलर वेलोसिटी दी है, लिंक 2 की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो आई होप आपने वीडियो पॉज किया और इसको अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सवाल सॉल्व करना। लिंक 2 हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो 3753, ठीक है, और 5 और 2, है ना, 2, ठीक है, 5 और 2। आगे बढ़ते हैं, अच्छा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो है 5 है, ठीक है, और ये जो है 37 डिग्री पे, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, ये एंगल 37 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हुआ, ये वर्टिकल कितना हुआ, 2 × 3/5, दिस इज 6/5, 6/5। इसकी लंबाई अगर हम निकालें 2 × 4/5, तो दिस इज 8/5, ठीक है। उसके बाद ये वाला बीच वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल है, और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल जो है 53 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल जो है 53 डिग्री है, ठीक है।
तो मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली बच्चों, तो अगर हमें इसकी जो है ये निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी, ये किससे घूम रहा है, हमारा जो ये पार्ट है ये किससे घूम रहा है, अगर ये हमें निकालना है तो ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा, इसकी सबसे पहले लंबाई निकालनी होगी, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि ये क्या है। ठीक है बच्चों, तो वी हैव टू कैलकुलेट इट्स लेंथ। ठीक है, लंबाई निकाल रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ ज्योमेट्री, सब चीज़ें, हर चीज़ की लंबाई निकाल रहा हूँ। वी आर गोइंग टू ट्राइंग टू सॉल्व द ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये जो है, क्योंकि ऊपर वाली रॉड हॉरिजॉन्टल है, तो इसकी भी लंबाई 6/5 होगी। तो अगर इसकी लंबाई में L मान लेता हूँ बच्चों, L, तो L इंटू 953 इज इक्वल टू 6/5, तो L इज इक्वल टू 3/2। थोड़ा सा पेन और छोटा कर दें। इसकी लंबाई मेरे पास जो है आ गई, इतनी आ गई 1.5, 3/2। ठीक है, तो 3/2 आ गई, इसकी भी लंबाई हमें पता पड़ जाएगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, 3/2 इंटू cos 53। cos 53 कितना होता है बच्चों, 3/5 है ना। तो 3/2 इंटू 3/5 इज 3/2 इंटू बेस 3/5 इज इक्वल टू 9/10। ठीक है, तो दिस इज 9/10। ठीक है, अब ये जो पूरा था, ये जो पूरा 5 था, ठीक है, तो ये जो बचा हमारे पास, ये कितना बचा, 5 माइनस 8/5 माइनस 9/10। ठीक है, तो ये हो गया 16/10, तो 25/10, और दिस इज 50/10, तो 25/10, सो दिस इज 2.5। ठीक है, तो ये भी कितना हो गया, 2.5। तो हमने सबसे पहले ज्योमेट्री का यूज करके सब चीज़ों की लंबाई निकाल ली। ठीक है, अब हम जो है इसको एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो है 8 रेडियन से घूम रहा है, दिस इज टर्निंग विथ रेडियन 8। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट इस लाइन के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इस हिंज से पूरी रॉड जो है सर्कुलर मोशन कर रही है। तो जो रॉड 2 है, इसका ये वाला पॉइंट ए ले लेता हूँ मैं, और ये बी ले लेता हूँ। पॉइंट ए की जो वेलोसिटी होगी बच्चों, अरे कुछ तो हो गया, अरे ठीक है, सब चले गए, चले गए, चले गए, बट इट्स ओके, हमारी लंबाई, हमारा ये मटेरियल सही है। तो बेसिकली इसकी अगर 8 रेडियन पर सेकंड है, ये पॉइंट की वेलोसिटी इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। इस पॉइंट को मैं ए ले लेता हूँ, इस पॉइंट को बी ले लेता हूँ, तो क्लियरली वी ए जो हमारी होगी वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, और उसकी वैल्यू होगी, इस लिंक 1 की लंबाई 2 है, उसकी वैल्यू होगी 8 रेडियन इंटू 2 इक्वल्स टू 16 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमारे पास ए की वेलोसिटी आ गई। ठीक है, बी का हमारे पास डायरेक्शन, ये इधर जा रहा है, ये पॉइंट इधर जा रहा है। ठीक है, पॉइंट बी इसके परपेंडिकुलर मूव कर सकता है, या तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर जा नहीं सकता क्योंकि उसकी रॉड के अलॉन्ग वेलोसिटी इधर हो जाएगी। रॉड के अलॉन्ग दोनों की वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो वी बी का कुल मिला के हमें डायरेक्शन पता है। अरे यार, ये क्या हो रहा है बार बार, हाँ, ये जो है बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं जो है, अरे ये बार बार हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम इस पेज को ही छोड़ देते हैं, हम अलग पेज पे चलते हैं। ठीक है, वापस से हमारा फ्रेम बनाते हैं पूरी। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखो, ये जो है, ठीक है, हल्का सा इसको, हाँ ठीक है, हट जा, हाँ हट गया। ठीक है, तो ये हमारा वापस से हम फ्रेम बना रहे हैं। ठीक है, हट जा, हट जा, हट जा, हट जा, हाँ, ये जो है हम वापस से बना रहे हैं।
फिर इसको इससे लिंक करना है, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास दो हिंजेस अवेलेबल हैं, वी हैव टू हिंजेस अवेलेबल हियर एंड हियर, ठीक है। तो पॉइंट ए की वेलोसिटी जो होगी वो इस तरफ होगी, और ये वाला एंगल जो होगा हमारा 90 डिग्री होगा, इसकी वेलोसिटी इधर होगी वी ए। और चूंकि इसकी हमें एंगुलर वेलोसिटी पता है, हमें इसकी एंगुलर वेलोसिटी पता है, तो क्लियरली वी ए इक्वल्स टू, इसकी लंबाई भी पता है, जो हो जाएगी 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब पॉइंट ए ये हो गया। पॉइंट बी की वेलोसिटी, तो मैं ये कह रहा हूँ पॉइंट बी की वेलोसिटी, क्योंकि ये यहाँ से हिंज्ड है, या तो इस डायरेक्शन में होगी या इस डायरेक्शन में होगी। उस डायरेक्शन में इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि रॉड के अलोंग वेलोसिटी दोनों की अपोजिट नहीं हो सकती, तो इसलिए हमारी एंगुलर वेलोसिटी जो होगी पॉइंट बी की, वो नीचे की ओर होगी, और ये लाइन परपेंडिकुलर हो, उसको मैं वी बी ले लेता हूँ, ठीक है। ये एंगल 37 है, ठीक है, ये भी 37 होगा, ठीक है, और वो 90 माइनस 37 होगा। तो रॉड के अलोंग वेलोसिटी वी ए अलोंग द रॉड जो होगी 16 इंटू 37, 53 कॉस 53 है साइन 37, ठीक है। तो कॉस 53 ले लेता हूँ, कॉस 53 है साइन 37 कितना होता है 3/5, 3/5, ठीक है। और यहाँ पे भी ध्यान दो, ये एंगल 53 है, तो 37 हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 37, ठीक है। तो एक के साथ एंगल 53 था, तो दूसरे का 37 आना ही था, क्योंकि दोनों एंगल जो है अपोजिट है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी अलोंग द रोड यही होगी, ठीक है, ऑब्वियसली। तो वी बी इंटू कितना आएगा, एक का हमारे पास क्या आया 53, दूसरे का क्या आएगा 37 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3/4 कैसे लिख दिया मैंने, 3/4 कैसे लिख दिया, ठीक है। 16 इंटू कॉस 53, कॉस 53 कितना होता है 3/5 होता है, या साइन 37 3/5 होता है, ठीक है। तो ध्यान रखो बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो वी बी इंटू हमारा अगला एंगल कितना है 37, 37 के लिए हो जाएगा 4/5 इक्वल्स टू 16 इंटू 3/5, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वी बी आ गया, सीधे सीधे 4 और 5 कट गया, ठीक है। ये बचा 4, बचा 12 पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। इसके अलोंग वेलोसिटी ये 53, 3/5 था, तो 16 इंटू 3/5 और वी बी इंटू 4/5, वेलोसिटी अलोंग द रोड दोनों की सेम होगी, तो 12 आ गई, ठीक है। अब वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रोड ओमेगा क्या होती है, ओमेगा इज v1 sin θ1 प्लस v2 sin θ2 डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द रोड, ठीक है। तो हो जाएगी 16 इंटू कितना है, पहले 3/4 यूज़ कर ली, अलोंग द रोड 3/4 कर लिए, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 4/5, प्लस इसकी कितनी आई 12 आई, और डबल चेक कर लो 12 आई, 4 5 कट गया, ठीक है 12 ही आई, हाँ ठीक है। तो 12 इंटू पहले हमने 4/5 यूज़ कर लिया, अब क्या यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे बच्चों 3/5, ठीक है, 3/5 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द रोड, लेंथ ऑफ द रोड कितनी थी 5/2 और 2.5, उसको मैं लिख लेता हूँ इसे फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ 5/, ठीक है। तो जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सीधे सीधे इसकी ओमेगा आ जाएगी, 16 चौक 15 चौक 60 होता है, 16 चौक 64 होता है, 64 64, 16 गुणा 4 64, कई बार माइंड से स्लिप हो जाता है, 32 दूना 64, ठीक है, प्लस 12 या 36, ठीक है, 12 इंटू 3 जो होता है वो 36 ही होता है, बटे 5 गुणा 5 इंटू ये एंगुलर वेलोसिटी आई हमें, वापस चेक कर लो, 16 इंटू 4 12 इंटू 36, 6 3 9 और 100 हो गया, ये तो कितना हो गया 100, तो इंटू 2 बटे 25, ठीक है। तो ये कितना हो गया सीधे सीधे हमारे पास 25, 100 और 2 कितना हो गया 8 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो हो सकता है कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एक बार वापस चेक करते हैं सारी चीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास सिस्टम दिया था
ये टोटल 5 थी, ये 2 था, तो 2 इंटू 4/5 8/5 बिल्कुल सही, ठीक है। 2 इंटू 3/5 6/5 बिल्कुल सही, ठीक। ये 6/5 है, 6/5 अगर हम इसको 6/5 लें तो इसको L ले लेते हैं, तो L इंटू 4/5 6/5 होगा, 5 कट गया, 6/4 3/2, 3/2 इंटू 3/5, 3/2 इंटू 3/5 अगर आप करोगे कॉस 53 3/5 ही होता है, तो आपको मिलेगा 9/10, ठीक है। तो जब आपने से 5 में से 8/5 और 9/10 घटा दिया, 16/10, 25/10 घटा दिया, 50/10, तो 2.5 बचा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये 2.5 ही बचेगा, ठीक है। इसके अलावा हमें पहली रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कितनी दी थी, 8 दी थी, ठीक है। तो उसको हमने यूज़ किया, इसकी वेलोसिटी 8 दी थी, तो हमने इस पॉइंट की वेलोसिटी निकाली 16, हमने ऑब्वियसली उसका यूज़ करके इस पॉइंट की वेलोसिटी निकाली 16, क्योंकि 8 से घूम रहा था, ठीक है। अगर ये 8 से घूम रहा था तो हमारी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, एंगल्स का यूज़ किया, ये 37 है, ये 37 है, ये 53 डिग्री है, ठीक है। रॉड से उसका एंगल 53 डिग्री, तो रॉड के अलॉन्ग उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रॉड के अलॉन्ग उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 16 इंटू 3/5, वेलोसिटी अलॉन्ग द रोड जो हो जाएगी 16 इंटू 3/5 विच इज़ 48/5, ठीक है। और बी की भी वेलोसिटी यही होगी, ये 53 है, ये 37 होगा, ये 53 होगा, और ये एंगल 37 है, ठीक है। तो वी बी इंटू 4/5, वी बी इंटू 4/5 रोड के अलॉन्ग वेलोसिटी है विच इज़ 16 इंटू 3/5, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने काट दिया और यहाँ से इसको काट दिया तो ये 12 आई, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी आई हमारी, 12 आई, ठीक है। कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। 12 इंटू 4/5 इज 48/5, 16 इंटू 3/5 इज ऑल्सो 48/5, तो 12 बिल्कुल हमने सही निकाली, ठीक है। तो ओमेगा निकालनी है हमें, तो ये है 16 इंटू 4/5, ऑब्वियसली 16 इंटू 4/5 ही होगी ओमेगा। अरे आ रही बात समझ में कि एक बार 3/5 ले लिया, ठीक है, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो है उसकी 16 का हम क्या करेंगे, इंटू 4/5 करेंगे, ठीक है। तो 16 इंटू जैसे हमने 4/5 किया, हमारे पास कितना आ गया, 16 16 64, ठीक है, 16 64 ही होता है ना, 16 दूनी 32 होता है, इंटू 64 होता है, तो 64 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जो है इसकी वेलोसिटी 12 आई थी, 12 का और भी कंपोनेंट 3/5 होगा, तो वो कितना हो गया, 36, 12 36, 36 और 64 कितना हो गया, एक हो गया 36 और एक हो गया 64, 6 और 4 10, 6 3 9, ये हो गया 100, डिवाइडेड बाय टॉप डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ, रॉड की लेंथ 5/2, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाय 2.5 करा हमने, है ना, 100 कितना होता है, 20 होता है, ठीक है, 100/5, ठीक है। उसके अलावा एक और 5 था, तो 40/5 8 रेडियन पर सेकंड, ठीक। कहीं कोई, मुझे तो कोई गलती दिख नहीं रही, आपको दिख रही है तो बता देना, ठीक। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चन लाइक दिस, ठीक है। तो जब 2-4 बॉडी अलग अलग रिजिड बॉडीज एक दूसरे से लिंक्ड होती है, तब सबकी एंगुलर वेलोसिटी, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सबकी एंगुलर वेलोसिटी बच्चों क्या होती है, एक्चुअल में अलग अलग होती है, ठीक है। वो एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये पॉइंट इसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये पॉइंट इसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसकी वेलोसिटी हमने निकाल ली 16, फिर इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लिया और इसका कंपोनेंट निकाल लिया, तो ये आ गई 12, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने बेसिकली इनकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकाल ली, उसको इसकी लेंथ से डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा, आपने कुछ सीखा, इसको समझा और इसी तरह से सीखते समझते रहें, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी है हमारे पास, सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ठीक है, पर इसमें कुछ और आपको बेसिकली कैसे उन कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस के लिए सवाल लिया गया है, ठीक है। इतना बड़ा दिख रहा है, एक्चुअली उससे बहुत छोटा सवाल है, इट इज़ वेरी ट्रिवियल क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। नॉन और यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है, इट इज़ ए नॉन यूनिफॉर्म, मतलब ज्योमेट्रिक सेंटर और सेंटर ऑफ मास जो है एक दूसरे के साथ नहीं है, ऑफ मास 5 kg, of mass 5 kg is rolls without slipping on a rough horizontal surface in right direction, सही डायरेक्शन में जा रही है, गलत डायरेक्शन में नहीं जा रही है, ठीक है। एट द इंस्टेंट शोन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क इज एट हाइट इक्वल्स टू आर ऑफ द डिस्क, सेंटर ऑफ मास आर हाइट पे, मतलब
ज्योमेट्रिक सेंटर से हॉरिजॉन्टली, जैसा कि अभी एक ही सवाल में और था, व्हाइल इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क इज r/2, उसका भी r/2 था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ठीक है, r/2 है, ये GC है, ये COM है, ठीक, जल्दी से कर देना ये सवाल, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज mr²। तो हमें ICM दिया, ICM हमें कितना दिया बच्चों, ICM हमें दिया mr²। इफ द एंगुलर वेलोसिटी एट दिस मोमेंट हैज मैग्नीट्यूड, एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया है, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है ऑब्वियसली, इसका मैग्नीट्यूड दिया है, एंड द एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द डिस्क, सेंटर ऑफ द डिस्क, सेंटर ऑफ मास नहीं लिखा है, तो सेंटर का मतलब क्या हुआ, GC का मतलब हुआ GC इज 2m 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट, वो भी राइट में ही है, ये मतलब ये नीचे जा रहा है ऑब्वियसली, तो सेंटर एक्सेलरेट होना चाहिए, पर दिया है हमें सवाल में तो हमें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। फाइंड रेशियो ऑफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन इट टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सेम सवाल है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब नॉर्मल निकालना है और फ्रिक्शन निकालना है, उनका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो ये सवाल अभी हमने किया था, जो 1 घंटे में सवाल किया हमने बड़ा सारा, उसका एक छोटा भाई हमें दिया है, हालांकि बड़ा लिखा है, ठीक है। तो आई होप ये सवाल आप करें, तो मैं 1 सेकंड के लिए फ्रेम से बाहर चले जाता हूँ, सवाल नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, सवाल को सॉल्व कीजिए। ये एक बॉडी है, नॉन यूनिफॉर्म है, सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिक सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे और हाइट h पे है। इस समय हमें बॉडी का ओमेगा भी दिया है और a भी दे दिया है, आपको नॉर्मल और वो निकालना है, क्या निकालना है, फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है बच्चों। कर चुके हैं सवाल, अभी अभी हमने किया है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए एक और सवाल ऐसा लिया है, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल है, करो बच्चों जल्दी से इसको। कैसे करते हैं, हमें बॉडी का एक्सेलरेशन पता है, ज्योमेट्रिक सेंटर का एक्सेलरेशन पता है, तो बॉडी का भी एक्सेलरेशन पता है, ठीक है। तो ये हमारा अगर सेंटर ऑफ मास है, ये हमारा ज्योमेट्रिक सेंटर है, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो चूंकि का एक्सेलरेशन इधर ए है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका ए होगा, तो इधर अल्फा आर होगा, तो बॉडी का अल्फा इस तरफ होगा, इधर ए है, इधर अल्फा आर है, ठीक है। क्लियरली ए विल बी इक्वल्स टू अल्फा आर, दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, ठीक है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन सीधा सीधा ऊपर होता है। किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन ज्योमेट्रिक सेंटर के एक्सेलरेशन की वजह से ए होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर के बाद रोटेट कर रहा है इस तरह, उसका ओमेगा² इंटू जो भी डिस्टेंस है r/2 होता है, और अल्फा इस तरफ है, तो इसलिए इधर अल्फा r/2, ठीक है। तो आपको सेंटर मास का एक्सेलरेशन पता है, आपको सेंटर मास का एक्सेलरेशन पता है, तो आप जो है उसका फोर्स की इक्वेशन लिख सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत सिंपल सवाल है, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वर्टिकल में इक्वेशन लिखते हैं, वर्टिकल में mg माइनस n इक्वल्स टू m इंटू अल्फा आर बाय इक्वल्स टू अल्फा आर है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, बॉडी का मास वगैरह में दिया है, बॉडी का मास जो दिया है 5 किलो दिया है, ठीक है, ए हमें 2 दिया है, ठीक है। तो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो 5g माइनस n इक्वल्स टू 5 इंटू अल्फा आर ए की वैल्यू हमें दी है 2 बाय, तो यहाँ से नॉर्मल आ गया हमारे पास, नॉर्मल कितना आ गया 45 न्यूटन, दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन हो गया ऑलरेडी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिखे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में ए आगे की तरफ है, उसकी वैल्यू 2 है, ओमेगा² r/2 पीछे की तरफ है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो भी है, ठीक है। तो उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं फ्रिक्शन आगे है, नहीं तो क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा, जैसा कि मैंने बताया था। तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू m इंटू ये एक्सेलरेशन सेंटर की वजह से, ये सेंटर के रेस्पेक्ट में, a माइनस ओमेगा² r/2, तो फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 माइनस ओमेगा² की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू है √2 और ओमेगा² की वैल्यू है 2/r इंटू r/2, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा, फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई सीधे सीधे 5 न्यूटन, ठीक है। जब आप भारी सवाल कर लेते हो, उसको 3-4 बार रिवाइज कर लेते हो, तो जब आप बहुत भारी सवाल कर लेते हो, में एक ही कंसेप्ट अलग अलग तरीके से लगा लेते हो, बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस लिख लेते हो, सूडो फोर्स का टॉर्क लगा लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, चीज़ें डबल चेक कर लेते हो, मास m की जगह 2m ले लेते हो, इतना अच्छा सवाल कर लेते हो, तो उसके बाद ये जो सवाल है ये अपने आप में अच्छा सवाल है,
और ये सवाल जो है आपने को बहुत हल्के लगते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 5 न्यूटन। तो क्लियरली रेशियो ऑफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड फ्रिक्शन, तो हमें पूछा गया है सवाल में N/F विच इज़ 45/5 इज इक्वल टू 9। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या आ गया आंसर बच्चों? 45/5 विच इज इक्वल टू 9। तो क्या क्या हमने बच्चों इस सवाल में हमें दिया गया, सेंटर मास यहाँ पे है और उसका हमें नॉर्मल वेग पूछा, mr² की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, यूं ही दे दिया था, ठीक है। तो ये सब दिया गया था हमें। तो हमने कहा कि भाई सेंटर मास का एक्सेलरेशन ए, क्योंकि सेंटर का एक्सेलरेशन ए है तो ए होगा, सेंटर के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन ओमेगा² होगा, ये घूम रहा है इसलिए उसका एक्सेलरेशन α/r/2 होगा। तो mg - n इक्वल टू m × α/r/2 कर दिया तो उससे hमें n आ गया। तो a - ओमेगा² r/2 को हमने फ्रिक्शन के बराबर कर दिया तो हमें फ्रिक्शन मिल गया, ठीक है। बहुत ही आसानी से बच्चे ये सवाल हमसे सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि हमने अभी इसका एक बहुत बड़ा बाप किया था थोड़ी देर पहले, आराम से धीरे धीरे, ठीक है। तो आई होप कि वो क्वेश्चन हमने क्यों किया था आपको समझ में आया होगा, और इस तरह के सवाल अब आप भी आसानी से बना पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो बच्चों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा ये, ठीक है। तो ये सवाल जो है, ऐसा सवाल आईआईटी ने पहले पूछ रखा है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं बट इससे काफ़ी मिलता जुलता। तो आई होप आप इस तरह के सवाल आप करना सीख जाएं, अच्छे से सीख जाए, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं बच्चों। सवाल ये है कि अ थ्रेड इज बाउंड ऑन 2 आइडेंटिकल बॉबिन। बॉबिन क्या होता है? जैसे पतंग उड़ाते हैं ना, पतंग उड़ाने की जो चरखी होती है उसको बॉबिन कहते हैं। तो दोनों तरफ धागा नहीं निकले उसके लिए हम बड़े बड़े स्टॉपेज होते हैं और बीच में एक सिलेंडर होता है, उसके चारों तरफ धागा लपेटते हैं। बॉबिन जो है सिलाई मशीन में, अगर आपने रोटेशन पढ़ा अभी तक बॉबिन वर्ड नहीं सुना है, थोड़ा इशू की बात है, ठीक है। तो दो एक जैसी बॉबिन दे आर प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद देयर एक्सिस पैरेलल, ठीक है। रेडियस ऑफ द आउटर फ्लेंजेस, जो जो साइड में जो धागा रोकने के लिए होते हैं उनको फ्लेंजेस कहते हैं अपेरेंटली, ठीक है। द फ्लेंजेस ऑफ द बॉबिन इज एटा टाइम्स n टाइम्स और द रेडियस ऑफ द इनर स्पूल। सिलेंडर की रेडियस से बाहर वाली रेडियस n टाइम्स है, ठीक है। द मिड पॉइंट ऑफ द थ्रेड इज पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी u। बीच वाले सिरे को हम ऊपर ले जा रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी u से। इफ द बॉबिन रोल्स ऑन द फ्लोर विदाउट स्लिपिंग, बॉबिन जो है फ्लोर पे रोल कर रहा है, कोई स्लिपिंग नहीं है। फाइंड वेलोसिटी अप्रोच ऑफ द सेंटर्स व्हेन द एंगल बिटवीन द थ्रेड सेगमेंट इज 2 थीटा। ठीक है बच्चों, तो मैं एक बार फ्रेम से निकल जाता हूँ और ये क्वेश्चन जो है आप वीडियो पॉज करके पूरा नोट कर लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, हमने धागा लपेटा 2 बोबिन पे एक साथ, एक जैसे से बिल्कुल आइडेंटिकल है, ठीक है, और दोनों की एक्सिस पैरेलल है, और हम बीच में उनके दो बॉबिन के बीच में से जो धागा है उसको ऊपर से खींच रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी u से, और जब उन दोनों धागों के बीच में 2 थीटा एंगल है तो उस समय वो एक दूसरे को किस स्पीड से अप्रोच कर रही है हमें निकालना है, ठीक है। सो आई होप आपने सवाल नोट कर लिया होगा, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश जो है मैं भी करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी बॉबिन बना लेते हैं, ठीक है। तो बॉबिन बना लेते हैं, कैसे बनाते हैं बॉबिन, आई डोंट नो, लेट अस सी। ये हमारा एक सर्कल हो गया, बड़ा सर्कल हो गया। अब इसको कॉन्सेंट्रिक करना है हमें, कॉन्सेंट्रिक कैसे करेंगे, हो गया, हो गया, अच्छा ऐसे करते हैं, ठीक है, हो गया। तो एक बॉबिन की स्पीड निकाल लेते हैं, एक 2 से जा रहा है तो दूसरा भी 2 से ही जा रहा होगा, सब आइडेंटिकल है तो अप्रोच 4 हो जाएगी। तो एक की स्पीड निकाल लेते तो उसको डबल कर लेंगे तो वेलोसिटी अप्रोच हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो है हम क्या करते हैं, एक रस्सी बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने रस्सी बना ली, ठीक है। अब जो है हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट की स्पीड इधर u है, ये एंगल जो है इधर थीटा है। अलोंग द रोप, अलोंग द रोप इस पॉइंट की, अब आप बोलोगे कि इस पॉइंट की स्पीड तो अलोंग द रोप होगी ही, नहीं अलोंग द रोप नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, इसकी अलोंग द रोप नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये रोल भी कर रहा है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट है ये अगर रोटेशन कर रहा होता तो इसकी अलोंग द रोप होती, रोप टेंजेंट है तो आप टेंजेंशियल मूवमेंट नहीं होता है, मतलब कि अगर ये पॉइंट है, ये आपका बॉडी है, प्योर रोलिंग कर रही है, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ नहीं होती, एक कंपोनेंट इस तरफ होता है, क्योंकि रोलिंग भी कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है और रोटेट भी कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी जिधर भी होगी उसका ये कंपोनेंट जो होगा वो ऑब्वियसली किसके बराबर होगा, u cos थीटा के बराबर होगा। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी क्या, वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। किसी पॉइंट की वेलोसिटी, अभी हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, एक्सेलरेशन में क्या था, a था, अल्फा आर था, ओमेगा स्क्वायर आर था, वो निकाल लिया। तो वेलोसिटी तो आसान है, मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट की अगर सेंटर की वेलोसिटी v है, इस पॉइंट की वेलोसिटी v होगी,
ये डिस्टेंस अगर r है, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी ओमेगा आर होगी, और इसकी वेलोसिटी इसका और इसका रिजल्टेंट होगी। वेरी सिंपल, ठीक है। ये आर है, इधर ओमेगा आर होगी, वी होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट की अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें थीटा वीटा निकालना होगा, ठीक है। तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? क्या किया मैंने बच्चों, आपको एक और फिगर में बना देता हूँ। ये 90 है, थीटा है, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये एंगल थीटा हो जाएगा। इधर वेलोसिटी v है, इधर वेलोसिटी ओमेगा आर ऑलरेडी है टेंजेंट के अलोंग, तो हमारी नेट वेलोसिटी इधर वो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, v साइन थीटा प्लस ओमेगा आर। हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v साइन थीटा प्लस ओमेगा आर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेंटर की वेलोसिटी v है, तो वी कैन से कि जो पॉइंट जो बॉबिन पे है, जहाँ पे धागा खुल रहा है, वो v साइन थीटा प्लस ओमेगा इंटू आर हो जाएगी, दैट होल थिंग हैज़ टू बी u cos थीटा, ठीक है। v साइन थीटा प्लस ओमेगा, ठीक है। अब ओमेगा कितनी है, ठीक है, ये हमारी बॉबिन है, इस पॉइंट की वेलोसिटी v है, तो इसकी v है, ये कितनी हो जाएगी, ओमेगा इंटू ये वाली बड़ी वाली रेडियस, विच इज ईटा इंटू आर, ईटा इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा आ गई v बाय टार, वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा कितनी होगी, v बाई टार। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गई v बाई टार, तो ये हो जाएगी v इक्वल्स टू u cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा प्लस ओमेगा इज v बाय ईटा आर, आर से आर कट जाएगा, ईटा 1 बाई ईटा, अरे v बाई ईटा आर, v इधर रख लिए, आर से आर कट गया 1 बाई ईटा, तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो वेलोसिटी अप्रोच क्या होगी, 2v, यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या स्पीड ऑफ अप्रोच या जो भी बोले, किस स्पीड से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, स्पीड ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू 2v, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे डालेंगे v की वैल्यू 2v, तो 2u cos थीटा अपन साइन थीटा प्लस 1/n, दिस इज इक्वल्स टू 2u cos थीटा ऑन थीटा प्लस 1/n। तो स्पीड ऑफ अप्रोच हमारे पास आ गई 2nu cos थीटा बटा 1 प्लस n, दिस इज और, ठीक है। हमने ये सवाल जो है इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, द क्वेश्चन इज डन, ठीक बच्चों। तो कैसे सॉल्व किया हमने, थोड़ा सा सोचो क्या किया हमने, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों ध्यान से, हमें कहा गया था ये पॉइंट यू से ऊपर जा रहा है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक बॉबिन पे ध्यान दिया, तो ये वेलोसिटी अलोंग द रोप कितनी होती, यू कॉस थीटा होती है, और ये इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर यू थी, वी थी, और इधर ओमेगा इंटू आर थी। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला तो यह आया ओमेगा इस तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं निकाला, इन दोनों के कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकाले, वी प्लस साइन थीटा, उसको उसके बराबर कर दिया, वी आ गई, वी आ गई, जैसे वी आई ओमेगा चाहिए थी, ओमेगा बाई एन आर थी, जैसे हमारे पास वी आई, क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो गया, ठीक। तो दिस वाज ए सिंपलर क्वेश्चन, पर अगर आपको आता है चीज़ें तो, नहीं तो इसमें भी फंस सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि वो उसकी वेलोसिटी अगर आप टेंजेंट मान लोगे, अगर आप मान लोगे इसकी वेलोसिटी एक्चुअली टेंजेंट ही है, और इसकी वेलोसिटी टेंजेंट तो ओमेगा आर आपको दिखेगी, ठीक है, तो आप जो है वहीं गड़बड़ कर जाओगे, आप कहोगे कि ये टेंजेंट है, इसकी इस पॉइंट की वेलोसिटी टेंजेंट नहीं होती, ये रोटेशनल मोशन है, ये रोलिंग मोशन है, इज़ नॉट अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसकी वेलोसिटी आगे भी है, उस टेंजेंट के भी अलोंग है, तो दोनों का कंपोनेंट उसके अलोंग लोगे और उसको सॉल्व करो, ये छोटा सा कंसेप्ट इसमें आप फंस सकते हो, है ना बच्चों। तो बढ़े हम अगले सवाल की ओर, ठीक है। तो वी हैव ए न्यू बॉबिन,
विच इज़ ये क्वेश्चन जो है अगेन बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। वेलोसिटी का जो है रिजल्टेंट निकालना है रोलिंग मोशन में, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, फटाफट, आई होप दैट यू कैन डू इट, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। वी हैव ए स्पूल ऑफ अ बॉबिन, स्पूल ऑफ ए बॉबिन मतलब स्पूल, सिलेंडर, सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। मतलब हमने बीच में एक रैंप बना दिया छोटा सा हमारे बीच वाले सिलेंडर के लिए, और दोनों तरफ बड़ा है, ठीक है। ऑन ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक द रेडियस ऑफ द स्पूल इज आर, इसकी रेडियस आर दी गई है, ठीक है। एंड दैट ऑफ द फ्लैंजेस, जो साइड वाली चीज़ें उनको फ्लैंजेस कहा गया है। अगेन मैं वापस कहा गया, वापस भूल जाऊंगा 2 मिनट, कोई बात। इज सिग्निफिकेंटली मोर देन आर, ठीक है, उसकी बड़ी है रेडियस, डजेंट मैटर। एट सम इंस्टेंट द स्पीड ऑफ टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑन द स्पूल आर v1 एंड v2। कोई से भी दो जनरल पॉइंट की वेलोसिटी, स्पीड, स्पीड वेलोसिटी स्पीड v1 एंड v2 दिए, सेंटर ऑफ बॉबिन की स्पीड बतानी है, ठीक है भाई, कर लेते हैं। बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। तो फ्लैंजेस का तो कोई रोल है ही नहीं, फालतू में घुमाया गया है। सिलेंडर ही ले लेते हैं, तो सिलेंडर में 2 पॉइंट की वेलोसिटी दी गई, क्योंकि सिलेंडर के अबाउट ही तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। भाई मैं कहने का मतलब ये है कि भाई जो हमारा अंदर का स्पूल है वही तो रोलिंग मोशन कर रहा है, सर्कुलर नहीं, सॉरी, रोलिंग मोशन कर रहा है। तो ये जो स्पूल है, कैसा दिखता है स्पूल, ऐसा दिखता है। ये जो हमारा स्पूल है, यही तो बेसिकली प्योर रोलिंग कर रहा है। फ्लैंजेस से तो हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है, सही ना, हाँ सही। तो ये कर रहा है। तो अब दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सब बड़ा बड़ा बनाते हैं, हाँ, बस जगह है, समय है, सब कुछ है। तो हमारा जो स्पूल है हम इतना बड़ा बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, हमारी मर्जी, ठीक है। तो बोर्ड बड़ा सारा है, काहे नहीं बनाएंगे भाई। फिर हमारी लाइन बना लेंगे हम, लाइन जो है ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट लेंगे डायमेट्रिकली अपोजिट, हाँ, ये हमने 2 पॉइंट ले लिए डायमेट्रिकली अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर ले लिया, ठीक है। अब एक डायमीटर हॉरिजॉन्टल भी बना लेते हैं, हाँ? कोई से भी 2 पॉइंट ले लेते हैं, तो हमने कोई से भी ले लिए। अब इसको अरे अरे अरे, खो जाए उससे पहले तो प्रॉपर हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, हाँ, ठीक है, हो गया। तो अब हमने ये 2 पॉइंट ले लिए, पॉइंट ए पॉइंट बी, मान लो एंगल थीटा है। सेंटर की वेलोसिटी मान लेते हैं हम वी है, सेंटर प्योर रोलिंग, बॉडी प्योर रोलिंग कर ही रही है। इसकी वेलोसिटी इस तरफ वी हो जाएगी और इस तरफ भी वी हो जाएगी, ओमेगा आर बराबर वी। ये पॉइंट ए की बात हुई। पॉइंट बी की वेलोसिटी इस तरफ भी हो जाएगी और इस तरफ भी हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिक वेक्टर वाला चीज़ हमें पता होनी चाहिए, और आपको नहीं पता है, ढेर सारे पेज यूज़ करके हम बना ले, ठीक है। तो अगर ये एक वेक्टर, वेक्टर के लिए हमारे पास अलग है ना, हाँ, ये अगर एक वेक्टर है, ये, अरे हाँ, रुक जा, गायब हो जा, हाँ हो गया ना। और ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है बच्चों, क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड ए है। दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है ऑब्वियसली दोनों के सिमेट्री से दोनों के बिल्कुल बराबर में आएगा, ठीक है। और उसकी वैल्यू जो होती है वो आप इजीली निकाल सकते हो। वैल्यू जो होती है वो होती है 2a cos थीटा, ठीक है। वैल्यू कितनी होती है, 2a cos थीटा। कुछ भी बोले तो मानने की जरूरत नहीं है, थीटा बाई 2 कितनी होती है, 2a cos थीटा बाई 2, ठीक है। दो वेक्टर के बीच में मैग्नीट्यूड ये होता है, ठीक है। और इनका डिफरेंस जो होता है वो भी पता होना चाहिए। तो डिफरेंस जो होता है वो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा, ठीक है? दोनों का डिफरेंस जो होगा वो, इसको उल्टा कर लो, डिफरेंस और एडिशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंस और
ये रोम्बस बना सकते हो, ठीक है। उसकी वैल्यू आएगी ऑब्वियसली 2a साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये दो चार चीज़ें यार आपको वेक्टर की पता होनी चाहिए। तो ये सिंपल वेक्टर का क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है बच्चों, ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा कितना आएगा, वो रिजल्टेंट आएगा हमारा 2v cos 90 माइनस थीटा बाई 2, cos 90 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये नहीं कि साइन थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है, ये 90 है। इनका रिजल्टेंट जो आएगा, दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट कुछ हमारे पास इस तरह से आएगा, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड होगा 2v cos कितना होगा 90 प्लस थीटा बाई 2, ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या कहा गया है, अगर डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट की वेलोसिटी v1 एंड v2 है तो सेंटर की स्पीड निकालनी है। तो सेंटर की स्पीड v है, तो इसकी वेलोसिटी 2v cos 90 माइनस थीटा बाई 2, इसकी 2v cos 90 प्लस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे अगर हम इसको एक जगह लिखें तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। तो v1 इज 2v cos 90 प्लस थीटा बाई 2 एंड v2 इज 2v cos 90 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है। 90 प्लस थीटा बाई 2 प्लस 90 माइनस थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री नहीं कॉम्प्लीमेंट्री। थोड़ा सा तो यार मैथ्स मेरे को भी आती है, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो इन दोनों का हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस थीटा बाई 2 इक्वल्स टू, ठीक है, साइन में से 90 इसको माइनस कर दो, आ जाएगा हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा बाय, ठीक है। तो एक कॉस है एक साइन है, एक क्या है कॉस है और एक साइन है। तो दोनों को स्क्वायर को ऐड करोगे तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऐड करोगे कितना आएगा 4v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इनको जब ऐड करोगे तो हमें मिलेगा 4v स्क्वायर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करते हैं हम तो हमारे पास ये आ गया v स्क्वायर और v इज इक्वल्स टू रूट v1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। सही किया ना मैंने, सही किया ना, हाँ सही किया, ठीक है। कितना आया वो रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर को करेंगे 4v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 4v स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 4v स्क्वायर, ठीक है। तो स्पीड की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारी स्पीड अगर इसकी कोई भी दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ले लेंगे, एक की वेलोसिटी v1 एक की v2 है, तो वेलोसिटी आएगी रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 4, या 4 को रूट के बाहर निकालो तो हाफ ऑफ रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ठीक है। ये सही है या नहीं, हमेशा कैलकुलेशन पर भरोसा करने के साथ साथ चेक भी करना चाहिए। दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लेने हैं, ये ले लो, इसकी 0 है कि 2v है, तो 4v स्क्वायर बाय 4 करेंगे, v आ रही सही है। इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर रूट 2v होती है, इस पॉइंट की इधर वेलोसिटी रूट 2v होती है, इन दोनों को ऐड करो तो 2v स्क्वायर 4v स्क्वायर बाय 4 यार, ठीक है। तो इस तरह से मैच करना बच्चों, एक छोटा सा 5 सेकंड आपके एक्स्ट्रा लगे बट आपको गारंटी है कि हाँ यहाँ पे 2 या 4 या 8 या कुछ और कांड नहीं कर दिया। वो कांड बहुत आसानी से होते हैं, बहुत बार होते हैं, बहुत तरह से होते हैं, ठीक है बच्चों, हमेशा होते रहते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे और हमारा सवाल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर बच्चों। अब ये जो सवाल है बच्चों, दिस इज मल्टी एक्सिस रोटेशन क्वेश्चन और हमारे सिलेबस में नहीं है, और ऐसा ही सवाल आईआईटी ने पूछ रखा है, ठीक है। तो ये सवाल हम कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। बिल्कुल इससे थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पूछ रखा है, पर फिर उन्होंने 2 तरह के ऑप्शन बोनस कर दिए थे, उनको खुद ही परेशान हो गए। तो एक सिंपल सवाल जो है इसमें भैया जो है वो
को अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है और दोनों तरफ भी रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका एनर्जी का सवाल हम एक पहले कर चुके हैं, 3 तरीके से हमने वो सवाल किया था, 3 तरीके से मैंने आपको बताया था एनर्जी कैसे निकालनी है, ठीक है। अब ये जो है दोनों ओमेगा कैसे रिलेट होती है आपस में वो निकालना है, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत काम का सवाल है, ठीक है। तो इसको एक बार आप पढ़ लें, एक ही बार पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, समझ लें, दैट विल बी गुड इनफ, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन क्या है? अ टॉय इज मेड बाय अफिक्सिंग कोएक्सियली, ठीक है, टू थिन डिस्क ऑफ रेडियस 9.95। दो हमने डिस्क जोड़ के बनाया है, एक की रेडियस 10 से हल्की सी कम है, एक की रेडियस 10 से हल्की सी ज़्यादा है, ठीक है। बहुत ही मामूली सा फर्क है, ठीक है। और रॉड से जोड़ा है, रॉड की लंबाई भी बहुत छोटी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये डिस्क है और इनके बीच की दूरी जो है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हेन दिस टॉय रोल्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विदाउट स्लिपिंग, इट रोटेट्स अबाउट द रॉड, रॉड के अबाउट तो रोटेट कर ही रहा है, प्योर रोलिंग कर ही रहा है, ठीक है। एडवांसेज ऑन ए सर्कुलर पाथ, बट चूंकि एक तरफ से झुका हुआ है, एक तरफ से एक पाँव कम है, अगर किसी का एक पाँव छोटा होता है तो क्या करता है, सर्कल में घूमता है ना, ठीक है। आपने कभी देखा नहीं होगा, बट ऑब्वियसली एक साइड से पहिया छोटा, एक साइड पहिया बड़ा है, तो ऑब्वियसली वो गोल गोल इस तरह से सर्कल में भी घूमेगा ही घूमेगा। इट ऑल्सो रोटेट्स अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, उस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। इफ सेंटर ऑफ द रॉड मूव्स विद स्पीड, हमें सेंटर ऑफ रॉड की स्पीड दी गई है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। तो किस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल की रेडियस निकाल लोगे तो आपको ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन कैसे करना है कि एक आदमी जो है, एक जो है हमारे पास खिलौना है, सेट ऑफ व्हील्स है, प्योर रोलिंग कर रहे हैं, पर चूंकि एक पहिया हल्का सा छोटा है, प्योर रोलिंग के साथ सर्कल में घूम रहे हैं, ठीक है। सेंटर की स्पीड दी है, ओमेगा निकाली, तो सेंटर की सर्कल में घूम रहा है उसकी रेडियस निकालनी, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोनों की रेडियस में हल्का सा फर्क है, दोनों की रेडियस में क्या है, हल्का सा फर्क है। ये थोड़ा सा फर्क मैं प्रोनाउंस कर दूंगा, बट हल्का सा मतलब थोड़ा सा एम्पलीफाई करके बताऊंगा क्योंकि फिगर बनाना है, बट फर्क जो है हल्का सा है, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं हम सवाल लेके प्रभु का नाम, शुरू करें। सबसे पहले हम धरती बनाएंगे, धरती बनाएंगे, उसके बाद धरती को फ्लैट करेंगे, ठीक है। धरती बना के उसको फ्लैट कर दिया। अब हम दोनों पहिए बनाएंगे, ठीक है? दोनों पहिए को हम इधर से देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट से देख रहे हैं जब ऐसे, ठीक है। और वो जो है उनको थोड़ा ज़्यादा झुका दूंगा, हालांकि दोनों बराबर होते तो बिल्कुल नहीं झुकते, और फर्क जो है मामूली सा है, बट मैं थोड़ा सा फर्क ज़्यादा बना दूंगा। ये पहिया और एक, और इसी के पैरेलल, इसी के पैरेलल पहिया नंबर 2 जो है, लेकिन पहिया नंबर 2 जो है हल्का सा जो है बड़ा है। कैसे बड़ा करते हैं यार? ठीक है, पहिया नंबर 2 हल्का सा बड़ा है, ठीक है। हालांकि मेरे को थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनाना चाहिए, बट इट्स। अब इन दोनों पहिए के सेंटर को अगर मैं मिला के खींचूं, करीब करीब ये हमारी एक्सिस है, ये अबाउट ये वर्टिकल में रोटेट कर रहा है, ऐसे करे, बहुत बढ़िया, ठीक है। इस अबाउट रोटेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा हम चीज़ों को छू रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा ज्योमेट्री आती है, फिर ये एक ही बार आपको करना है, फिर आपको याद हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को एंगल थीटा निकालना है, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एंगल थीटा, ये एंगल थीटा इसके बराबर होगा, ठीक है। ये R1 है, ये पूरी R2 है, तो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड R2 R1। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इस ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट, इस छोटे से ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। छोटे से ट्राइंगल को जब मैं बड़ा बना लेता हूँ तो ये डिस्टेंस L है, और डिस्टेंस R2 माइनस R1, ठीक है। अब
तो 90 डिग्री ट्रायंगल मान लो, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, बिकॉज थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो थीटा बड़ा होगा तो भी आप कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा और टेन थीटा इक्वल्स टू 2 - 1 डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, और अब आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये रेडियस निकालनी है, ये रेडियस निकालनी है। तो ये रेडियस जो होगी इन दोनों के बीच का जो, ये ले लो R2 + R1 ले लो, ठीक है, और डिवाइड बाय ये R, ठीक है, थीटा हो जाएगा। साइन थीटा और थीटा, टेन थीटा डजेंट रियली मैटर, इक्वल्स टू ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस कितना है R2 + R1/2, ठीक है, डिवाइड बाय ये डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का हमें डी ले लेते बाय डी। ठीक है, मेरे पास डी आ गया है, यहाँ से डी नथिंग बट 2 इंटू सम ऑफ R, R1 + R2 डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ R1 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द डिस्क। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इतनी सी चीज़ है। क्या है बच्चों, नई रेडियस, जिस सर्कल में एक पाँव छोटा एक पाँव बड़ा है तो किस रेडियस में घूमते हैं। ठीक है, सम ऑफ लेग डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ लेग इंटू L/2, इनके बीच की दूरी डिवाइड बाय 2, वेरी सिंपल। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन इज डन। हमें पूछा गया है स्पीड दी है पहिए की, ठीक है, ओमेगा पूछी गई है किस ओमेगा से घूम रहा है, इसकी स्पीड जो है अंदर की तरफ मान लेता हूँ, मान लो स्पीड v है, ये डिस्टेंस d है, क्योंकि कि भाई ये डिस्टेंस d है तो ये तो नहीं है। ठीक है, कि थीटा बहुत छोटा है, इट डजेंट मैटर। आप चाहो तो थीटा को बड़ा लेके, ठीक है, R1 R2 में डिफरेंस ज़्यादा करके आप निकाल सकते हो, उसमें साइन थीटा टेन थीटा मैटर करेगा, आंसर उसमें भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसकी एक्सिस ऐसे होगी, वो घूम रहा होगा। ठीक है, आपको ये इधर स्पीड होगी, ये इधर स्पीड होगी, निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकले। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं उस पर। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा आराम है तो हम आराम करेंगे। तो v इक्वल्स ओमेगा इक्वल्स टू वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस d, और डिस्टेंस d जो था कैसे आता है, R1 + R2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, और इनटू यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। जब इतना किया है तो आंसर भी निकाल ले, 2 × 10 गुणा इन दोनों के बीच की दूरी 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय दोनों का सम विच इज़ 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगी, डिवाइड बाय इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर। तो ये v सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो सब हो जाएगा। दिस इज 20/20 0.1 रेडियन पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली अगर दोनों पहिए बराबर होते तो किसी सर्कल में घूमता ही नहीं, ओमेगा 0 होता। ठीक है, पहियों के बीच में डिफरेंस थोड़ा सा ही है, जैसे आप व्हील अलाइनमेंट कराने जाते हो ना, ठीक है, बैलेंसिंग करने जाते हो, पहियों की रेडियस जो है बिल्कुल बराबर है, हल्का सा फर्क है, तो वो जो है सर्कल में घूमेगा, पर बहुत बड़े सर्कल में घूमेगा। उसकी रेडियस हमने निकाली थी, कितनी आई थी, कितनी आई थी, डी की वैल्यू कितनी आई थी, डी की वैल्यू VC/D तो करा है, VC 10 है ये आंसर, रेडियस आई थी 100। ठीक है, रेडियस कितनी आई, 100 आई है ना, हाँ 100 आई। तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में ये जो है घूम रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा ओमेगा क्या होगा, कम होगा, कितना होगा बच्चों, 0.1 रेडियन पर सेकेंड होगा। ठीक है, आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, कोई इशू नहीं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के सवाल करने आने चाहिए मल्टी एक्सिस रोटेशन में। क्या करा हमने, दूसरी एक्सिस से डिस्टेंस निकाल लिया, वेलोसिटी पता था, डिवाइड कर लिया, सॉल्व कर लिया। कैसे निकाला दोनों के बीच का डिस्टेंस, भाई सिमिलर ट्राइंगल का, छोटा सा ट्राइंगल को बड़ा कर लिया, ये डिस्टेंस इनके बीच का L था, R2 - R1। अब आप कहोगे कि ये L है, ये L नहीं है, ये L, थीटा स्मॉल है ना, R2 - R1 L के सामने स्मॉल है, तो इसलिए हम ये सब कर पाए और आसानी से हमने निकाल लिया, थीटा बराबर साइन थीटा बराबर, उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्या हम अगर इस सवाल को इज्जत से करते करते अगर R2 और R1 के बीच में डिफरेंस सिग्निफिकेंट होता, R2 - R1 और R1 + R2 एक ही ऑर्डर के होते, तो हम इसको थोड़ा और इज्जत से करते, अभी कम इज्जत से भी सवाल हो गया। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके हो गया, नहीं करते तो भी हो जाता। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल जो है बहुत खतरनाक सवाल है बच्चों आपके लिए, इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सवाल पढ़ते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं, आपके सामने रहा ये।
ठीक है। टू आइडेंटिकल व्हील्स, अभी पढ़ते हैं, एक सेकंड, हाँ थोड़ी सी कॉफी पी रहा हूँ बच्चों, एनर्जी चाहिए सवाल सॉल्व करने के लिए, थोड़ी एनर्जी चाहिए, स्टेमिना धीरे धीरे इससे बढ़ता है। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल व्हील्स ईच ऑफ रेडियस आर, दोनों की रेडियस आर है, they are basically harnessed by connecting their axles with a rigid rod and pivotally connecting midpoints of the two parallel spokes with a bar। ठीक है, तो क्या क्या है बच्चों, कहना क्या चाह रहा है लेखक की आत्मा के अंदर, क्या है कि भाई हमने दोनों के सेंटर जोड़ दिए, जैसे किसी गाड़ी में जोड़ते हैं, ट्रेन में जोड़ते हैं, और उसके अलावा हमने इनके दोनों के तारों के बीच में जो है एक रॉड हिंज कर दिए। ठीक है, उन उस हिंज के बीच में हमने एक रॉड रखी है, एक प्लेटफॉर्म जैसा कुछ रखा है, और उसके ऊपर एक बॉक्स रखा है। बॉक्स इज प्लेस्ड ऑन द बार एंड द असेंबली इज मेड टू मूव ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक विथ अ वेरी ग्रेजुअली, धीरे धीरे, होले होले, अल्फा और 80 ऑलमोस्ट जीरो, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग स्पीड, मेंटेनिंग रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बार एंड द बॉक्स इज म्यू। यहाँ पे ये रफ है, यहाँ कोफिशिएंट जो है म्यू है, म्यू नहीं होगा तो उसको हॉरिजॉन्टली आगे कैसे ले जाएगा। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। फाइंड स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ द व्हील्स, इनके पहियों के सेंटर की स्पीड बताओ एट विच द बॉक्स बिगेन स्लाइडिंग विद रिस्पेक्ट टू द बार। ठीक है, इस स्पीड पे बॉक्स जो है स्लाइड करेगा। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ए और अल्फा की चिंता नहीं करनी, किसकी चिंता करनी है, ओमेगा स्क्वायर आर की। ए और अल्फा आर जीरो है, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर आर की चिंता। ठीक है बच्चों, सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं फ्रेम से चले आता हूँ, एक बार क्वेश्चन आप पॉज करके देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, दो एक जैसे पहिए हैं, दोनों के सेंटर को जोड़ा है, उसके अलावा एक तार में हमने क्या करा है, दो हिंज लगा दिए, उसके बीच में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म रखा है, उस पर एक छोटा सा मास रखा है, और सिस्टम को हम धीरे धीरे स्पीड बता रहे हैं। हमें ये बताना है कि मास जो है कब फैलेगा, कब छोड़ देगा, कब स्लाइड करेगा, फ्रिक्शन कब कम होगा, फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन कब यूज करेंगे। ठीक है, सारा सवाल क्लियर है। ए और अल्फा आर जीरो है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, आई होप आप ट्राई करा अपने क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्लियरली एक पहिए के किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन किसी भी इंस्टेंट पे ओमेगा स्क्वायर आर होगा, सेंटर की ओर। ठीक है, किसी पॉइंट का ओमेगा स्क्वायर आर होगा, और जो आर बाई टू मिड पॉइंट पे कनेक्ट किया है, ठीक है बच्चों, कहीं पे लिखा होगा हमने मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे कनेक्ट किया है, तो इसका एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर आर बाई टू। कहाँ आ गए हम, ओमेगा स्क्वायर आर बाई टू। ठीक है, तो रॉड के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर बाई टू है। पूरी रॉड का हर पॉइंट एक जैसा मोशन कर रहा है हर जगह, रॉड के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी ओमेगा स्क्वायर आर बाई टू है, और हर पॉइंट का मोशन एग्जैक्टली सेम है, तो रॉड के हर पॉइंट का एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर बाई टू होगा। ठीक है, और वो सेंटर की तरफ होगा और घूमता रहेगा। तो जैसे जैसे रॉड जो है, पहले ये पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ पे थी, बाद में ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 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 तो रॉड का हमेशा एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, पर डायरेक्शन बदलता जाएगा, क्योंकि रॉड पे हमें हमारा वो पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, मास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मास का भी एक्सेलरेशन हमेशा 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 कितना होगा, ऑब्वियसली ओमेगा स्क्वायर आर बाई टू। वो कौन देंगे, उस पर लगने वाले फोर्सेस मिलके देंगे, फ्रिक्शन, नॉर्मल और ग्रेविटी, ये सारे फोर्सेस मिलके उसको एक्सेलरेशन देंगे ओमेगा स्क्वायर आर बाय टू। ठीक है, तो हमारा ये बक्सा बना लेते हैं, क्वेश्चन इज सॉल्व, अगर आपको आता है तो। ये हमारा बक्सा है, इस पे एम जी इधर लगेगा, हमेशा लगेगा, इस पे नॉर्मल इधर लगेगा, हमेशा लगेगा, डजेंट मैटर, हमेशा लगेगा। ठीक है, और फ्रिक्शन इस पे या तो आगे लगेगा या पीछे लगेगा। ठीक, अभी पीछे मान लेते हैं, डज इट मैटर, इट डज नॉट मैटर। वाई इट डज नॉट मैटर, कि हमारा ओमेगा स्क्वायर है, चारों तरफ घूम रहा है, कभी आगे लगेगा कभी पीछे लगेगा, लिमिटिंग कभी आगे के लिए भी होगा कभी पीछे के लिए भी होगा। हमारा फ्रिक्शन में मान लेता हूँ पीछे की ओर लग रहा है। ठीक है, इट डज नॉट मैटर, हमारी बात समझ में, और ये सब मिलके ओमेगा स्क्वायर आर दे रहे। ठीक है, ये सब मिलके ओमेगा स्क्वायर आर दे रहे, जो कि सर्कल में घूम रहा है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ, आई बात समझ। 2 मिनट के लिए
हम जो है मान लेते हैं फ्रिक्शन और नॉर्मल मिला के आर दे रहे हैं, फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों मिला के आर दे रहे हैं, ठीक है। और मान लेते हैं एंगल थीटा है, नॉर्मल है। क्लियरली टेन थीटा बराबर बाय एन, एफ इज इक्वल टू एन टेन, फ्रिक्शन इज इक्वल टू एन टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू एफ बाय एन, ठीक है। तो फ्रिक्शन जब लिमिटिंग होगा, व्हेन वी आर इंटरेस्टेड है व्हेन एफ इक्वल्स टू एफ एल, तो उस समय फ्रिक्शन कितना हो जाता है, म्यू एन हो जाता है, म्यू इक्वल्स टू, ठीक है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे जब ये लिमिटिंग होगा, जैसे जैसे फ्रिक्शन और नॉर्मल के बीच में एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक, ये वाला एंगल बढ़ता जाएगा, उसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन नॉर्मल के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है। एफ बराबर क्या है, टेन थीटा है, एन टेन थीटा। तो नॉर्मल के रिलेटिव फ्रिक्शन जो है बढ़ रहा है, ठीक है, थीटा बढ़ रहा है, टेन थीटा बढ़ रहा है, एफ इज टू एन टेन थीटा, तो फ्रिक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब लिमिटिंग केस हो जाएगा तो फ्रिक्शन हमारा कितना हो जाएगा, म्यू एन हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू बराबर टेन थीटा, ठीक है। तो जब फेल होगा उस समय इस टेन थीटा की वैल्यू म्यू के बराबर होगी, जब वो स्लाइड करने वाला होगा बच्चों उस समय टेन थीटा की वैल्यू म्यू के बराबर होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है अब सॉल्व हो गया। ये हम पहले भी कर चुके हैं कई सवालों में, वापस करने वाले, ध्यान दो। तो हमारे पास ये एम जी है, दिस इज और एम जी, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर आर कहीं भी रह सकता है, ओमेगा स्क्वायर आर जो है वो कहीं भी रह सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आर और थीटा क्या है, थीटा वर्टिकल से एंगल है, थीटा वर्टिकल से एंगल, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर आर जो है वो कहीं भी हो सकता है, तो आर को मिला के हमें ओमेगा स्क्वायर आर बनाना है, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर आर यहाँ भी हो सकता है ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, यहाँ भी हो सकता है ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो बेसिकली ओमेगा स्क्वायर आर जो है अगर मैं मान लूँ तो एक सर्कल में ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर पॉइंट से शुरू होकर कहीं भी खत्म हो सकता है, और एम जी और रिएक्शन मिलके ओमेगा स्क्वायर आर आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो रिएक्शन फोर्स होगा वो अगर ओमेगा स्क्वायर आर ऐसे है तो यही होगा, और ओमेगा स्क्वायर आर ऐसे है ये होगा। कैसे रोटेट करते हैं यार, रोटेट करना है भाई मुझे, ठीक है। ये हो गया, ये कैसे हो गया, ये, हाँ 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 हाँ, पहले तो हम इसको ये, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर, ये तो यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, आर ये यहाँ पे होगा। तो आर की जो वैल्यू, आर की वैल्यू डिपेंड करती है कहाँ पे आपका ओमेगा स्क्वायर आपको चाहिए, ठीक है, क्योंकि एम जी तो फिक्स है। तो यहाँ पे बच्चों ऐसे सवाल में क्या करना होता है कि हमें जब थीटा मैक्सिमम होगा तब फ्रिक्शन की जरूरत मैक्सिमम होगी, ठीक है। तब म्यू जो होगा टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में म्यू टेन थीटा के बराबर जब थीटा मैक्सिमम होगा तभी हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन काम में आएगा। तो थीटा मैक्सिमम जब होता है वो क्या होता है, हमारा ये रिएक्शन इस पर टेंजेंट हो जाता है, रिएक्शन टेंजेंट हो जाता है, तो तभी तो थीटा मैक्सिमम होगा। बाकी सब के लिए, बाकी सब के लिए ये देखो, बाकी सब के लिए या तो इधर टेंजेंट होगा या इधर टेंजेंट होगा, बाकी के लिए थीटा कम है, इवन यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए, हमारा क्या है, थीटा लगातार कम है, ठीक है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थीटा हमारा क्या हो जाएगा,
बेसिकली रिएक्शन टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो फिगर बनता है बच्चों, इस केस में फिगर जो बनता है वो ये बनता है, ये हमारा एम है। तो ये हमारा एम है। ठीक है, और तो दिस इज और एम। ठीक है, और हमारा जो ये है ओमेगा स्क्वायर आर है, और ये हमारा रिएक्शन फोर्स है, और इनके बीच का एंगल जो है बच्चों, वो एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक, इस समय क्या होगा बच्चों, एम ओमेगा स्क्वायर आर है, ये एम और ये रिएक्शन मिलके क्या करते हैं, हमारा क्या करते हैं, एम और रिएक्शन मिलके ओमेगा स्क्वायर आर देते हैं, क्योंकि पूरी रोड का एक्सेलरेशन हमेशा ओमेगा स्क्वायर आर है। ठीक है, तो फ्रिक्शन लिमिटिंग कब होगा, जब थीटा मैक्सिमम होगा, उस समय म्यू बराबर टेन थीटा होगा। तो जैसे हमने फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू रखी, तो म्यू की वैल्यू आ गई टेन थीटा। तो जब रिएक्शन का वर्टिकल से एंगल मैक्सिमम होगा, उस समय फ्रिक्शन लिमिटिंग पे होगा। मैक्सिमम एंगल क्या होगा, उसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इसे राइट म्यू इक्वल टू टेन थीटा, और उसके अलावा हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर बाय एम ओमेगा स्क्वायर आर बाय एम जी करेंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एम जी जो है ना बच्चों, एम जी जो है वो ये वाला वेक्टर। ठीक है, तो वी आर डन। टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू, तो साइन थीटा निकाल लो, म्यू बाय रूट वन प्लस स्क्वायर, और उसको हम लिख लेंगे ओमेगा स्क्वायर आर बाय इक्वल्स टू म्यू बाय प्लस। तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई आर जी डिवाइडेड बाय, सॉरी, म्यू जी। आर तो नीचे आता है ओमेगा में, आर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। तो यहाँ से हम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। वी स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, म्यू जी आर ऑन रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। जिस वेलोसिटी पे ब्लॉक स्लिप करेगा, उस वेलोसिटी पे फ्रिक्शन लिमिटिंग होगा, और उस वेलोसिटी पे रिएक्शन का एंगल वर्टिकल से मैक्सिमम होगा, और वो एंगल जब मैक्सिमम होगा तब ओमेगा स्क्वायर आर और रिएक्शन परपेंडिकुलर हो। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्ट्रगल। ठीक है, आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे यहाँ पे जब ये हॉरिजॉन्टल हो, मतलब जब हमारे पास एम जी नीचे लग रहा है, एन इधर लग रहा है, एफ इधर लग रहा है, वो तो हमेशा लग रहा है। ठीक है, तो जब ओमेगा स्क्वायर आर इस तरफ होगा, तब फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा नहीं, तब नॉर्मल एम जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि नॉर्मल एम जी के बराबर नहीं होगा, ओमेगा स्क्वायर आर जब ऐसा होगा, उस समय ये हमारा एम जी होगा, और ये हमारा नॉर्मल होगा, और ये हमारा फ्रिक्शन होगा। ठीक है, एक्चुअल फिगर जब फ्रिक्शन लिमिटिंग कब होगा, जब नॉर्मल एम जी से कम होगा, और फ्रिक्शन म्यू इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, अरे यार, अरे यार, इसका फिगर मैं बना देता हूँ आपके लिए। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, हमारे पास ये एम जी है। ठीक है, फ्रिक्शन मैक्सिमम कब होगा, जब नॉर्मल थोड़ा सा कम होगा, एम जी के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा नॉर्मल एम जी के बराबर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर घूम रहा है। ओमेगा स्क्वायर क्या कर रहा है, लगातार घूम रहा है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर अगर हॉरिजॉन्टल होता तो एन एम जी के बराबर होता, तो ओमेगा स्क्वायर जब ऐसा है कहीं पे, हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आप डिफरेंशिएशन करके भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारा एफ होगा। ठीक है, नॉर्मल कम है और फ्रिक्शन की जरूरत ज़्यादा है। ठीक है,
ये एंगल मैक्सिमम होना चाहिए, थीटा मैक्सिमम होना चाहिए उस समय। ठीक है, मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, एफ म्यू एन हो जाएगा, तो म्यू बराबर टेन थीटा हो जाएगा। तो थीटा मैक्सिमम होगा ओमेगा स्क्वायर आर और आपके रिएक्शन के बीच में एम जी, और रिएक्शन के बीच में एंगल जब सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, वर्टिकल से एंगल सबसे ज़्यादा होगा, उस समय आपका आर और ओमेगा क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, करते हैं। ठीक है, तो क्या किया हमने इसमें, इसमें काम का सवाल जो था इसमें क्या था कि बक्सा कब स्लाइड करेगा, कब स्लाइड करेगा, जब फ्रिक्शन लिमिटिंग हो जाएगा। लिमिटिंग कब होगा, जब वो म्यू इंटू एम जी नहीं होगा। ठीक है, जब एम जी और रिएक्शन के बीच में एंगल मैक्सिमम। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काम का कंसेप्ट है, आई होप आप सीखें। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, तो आई होप ये सवाल जो आपने करे हैं समझे। पहला सवाल जो था हमारा रोलिंग का लेके, जब ज्योमेट्रिक सेंटर, सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड नहीं करते हैं, और इस तरह के सवाल आप कर पाएँ, आप चीज़ों को समझ पाएँ। अब जो रोलिंग के केस में एक्सेलरेशन जो होता है, वो एक्सेलरेशन जो है वो किस चीज़ों से मिलके बनता है, ओमेगा स्क्वायर आर और ए और अल्फ़ा, और इन चीज़ों को मिलके जो हमारा एक्सेलरेशन बनता है, कैसे इस तरह के सवाल कैसा करते हैं। रोलिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रोटेशन का, और रोलिंग के केस में कैसे हम वेलोसिटी निकालते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स के एक्सेलरेशन निकालते हैं। इस तरह के जो हमने अलग अलग सवाल किए, आप समझें, सीखें, बार बार करें जब तक कि यू फील कंफर्टेबल। ठीक है, होप यू लर्न फ्रॉम इट, होप यू स्टिक विद दिस, और अच्छे से सीखें। चलिए, थैंक यू।